দাদা এই ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জটা কোথায়? ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ হচ্ছে তোর ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ মানে ডালহৌসিতে আছে। ডালহৌসিতে স্যার ওই পাসপোর্ট অফিসের পাশ দিয়ে গলিতে ঢুকে যেতে হবে বাঁদিকে দিয়ে 3 নম্বর বিল্ডিংটা রয়্যালস রেঞ্জ কি রয়্যালস না কি লিওন হাউস। না ওই জায়গাটার একটা নাম আছে, ওই লেনটার একটা নাম আছে, নামটা ভুলে গেলাম। রয়্যালস না কি একটা, লায়ন্স রেঞ্জ স্যার লিওনস। लियोन्स ना, हाँ लियोन्स रेंज सर। अच्छा ओके, गुड इवनिंग सर फिर से सबको। तो बेसिकली हम लोग आज पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से। ऐसे तो बेसिक्स का जो मतलब बेसिकली आज ये जानना है हम सबको कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एफएम बिजनेस के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। सिंपल बात है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ ज़रूरी होता है, ऑब्वियसली बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है, इवन पर्सनल लाइफ में भी, मतलब पर्सनल फाइनेंस में भी ज़रूरी होता है। जो नॉर्मली मैं म्यूचुअल फंड क्लास में अभी 2-3 क्लास हुआ है उसमें वही चीज़ बोल रहा सैटरडे वाला क्लास में कि पर्सनल फाइनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर पर्सनल लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बट ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है दिस इज नॉट फोकस्ड ऑन पर्सनल फाइनेंस, दिस इज मेनली फोकस्ड ऑन बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, बिकॉज एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, इवन एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, आपका क्या काम है, आपका काम होता है सर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा कंपनी का फाइनेंस को मैनेज करना, जो आप एज ए चार्टर्ड भी कर सकते हो, एज ए सीएस भी कर सकते हो, एज ए सीए में भी कर सकते हो। आप लोगों के पास स्कोप है, तभी आपको पढ़ाया जाता है कि भाई फाइनेंस समझो, फाइनेंस जानो। नाउ पॉइंट इज दैट सब्जेक्ट ऐसे तो 50% या 100 मार्क्स जो भी जिसका सिस्टम में रहा है वो फर्क नहीं पड़ता, या 60%। नहीं, पॉइंट इज दैट ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। मार्क्स वाइज अगर आप देखो तो सीए में पूरा 100 मार्क्स का पेपर है, सीएस में 50% मतलब एफएम के साथ एसएम बोल के एक पेपर साथ में दिया है, बट 60-40 50-50 रेंज में बांटा गया है। सीएमए के अंदर इसको इंटरमीडिएट लेवल में 50-50, ऊपर से फाइनल लेवल में जाके फिर से करना पड़ता है, स्पेशली इन सीएमए एंड सीए। सीएस के केस में भी थोड़ा बहुत स्पेशलाइजेशन एरिया कहीं पर थोड़ा बहुत दिखता है। लेकिन ये व्हाट इज दिस एफएम या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये एफएम एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको मैं इतना बता सकता हूँ, अगर एक सिंगल लाइन में आप मुझे पूछो कि सर एफएम क्या है, हो सकता है आप लोग बीकॉम लेवल में पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत, बट ये आप प्रोफेशनल वे में सोचो आज कि एफएम का मतलब इन सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं ना, मतलब लेमैन की भाषा में, कहाँ से पैसा जुगाड़ करे और कहाँ पर पैसा लगाए। सर ये तो किसी को भी समझ में आ जाएगा, समझ में तो किसी को भी आ जाता है, बट जब बात आता है रियल लाइफ एप्लीकेशंस का, तो उसमें सर बड़े से बड़े खिलाड़ी भी फेलियर हो जाते हैं। मजाक नहीं कर रहे सर, मतलब हर एक बिजनेस का ना यही सबसे बड़ा ट्रिक्स होता है, फाइनेंस को मैनेज करना। आप कितना भी बड़ा बड़ा नाम ले लो, चाहे आप यस बैंक जैसे बिजनेस देख लो, जो हाल फिलहाल में क्या फैलिलिटी देखा है, हाँ बहुत कोशिश करके उसको मैनेज किया जा रहा है। बिग बाजार का देखो हालत, ऐसा हालत खराब हुआ कि उसको रिलायंस के पास बेचने का ज़रूरत पड़ गया, वो अलग बात है कि अलग केस चल रहा है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट पॉइंट कहाँ चल रहा है सर, इवन अगर आप, ये तो मैं फेलिडिटी का बात कर रहा, आप रिलायंस कम्युनिकेशंस को देखो, एक तो बिजनेस मॉडल दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट बिजनेस मॉडल में फाइनेंस एक बहुत बड़ा एरिया लेता है। मतलब ऐसे कहा जाता है कि भाई, मतलब एक बड़ा हिंदी में एक बहुत फेमस कहावत है, आई डोंट नो आप लोग शायद जानते हो, कि बोलता है कि चद्दर उतना फैलाओ जितनी की पैर, या फिर क्या बोलते हैं, चद्दर फैलाने के बारे में बोलता है शायद, जो भी हो आपको जैसे समझ आता है, मतलब उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना आपका कैपेसिटी के अंदर हो। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क भी बहुत खतरनाक सिचुएशंस में बिजनेस को डाल देते हैं ना, या और ये भी अगर आप रिस्क लेते ही नहीं हो तो भी आप खतरनाक सिचुएशंस में पड़ जाते हो। मतलब बिजनेस में आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तो ये रिस्क को मॉडरेट कैसे करोगे। ऐसे पैसा जब भी आता है ना मुद्दे पे, वो एक रिस्क फैक्टर आ जाता है। जैसे कि हम लोग बंगालीज में जैसे देखते हैं, जैसे वी आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बंगाली पॉपुलेशंस के अंदर बिजनेस का कल्चर थोड़ा सा ना ढीला है मेरे हिसाब से। ठीक है, आई डोंट नो आप लोग क्या समझते हो, बट हम लोगों को, मुझे लगता है कि इन वेस्ट बंगाल बिजनेस कल्चर में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग फाइनेंस को संभाल नहीं पाते। दैट इज मेरा कंसर्न नहीं है, जो मेरा को बहुत इच्छा है कि कम से कम हम लोग रिस्क टेकिंग एबिलिटीज जो बंगाल के यूथ के अंदर स्प्रेड करें। दैट इज वन ऑफ माई ऑलवेज चलता है थॉट प्रोसेस कि नहीं, ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी यूथ के अंदर होना बहुत ज़रूरी है।
मतलब आप पैसा कहाँ से जुगाड़ करोगे, ये एक चीज है। मतलब कहाँ से, सोर्स ऑफ फाइनेंस, सबसे बड़ी चीज कि फाइनेंस का सोर्स क्या है। फाइनेंस का मतलब पैसा जुगाड़ करना, और दूसरा बात है रिस्क लगा के किसी बिजनेस पे पैसा को लगाना और फिर वहां से रिटर्न कमाना। तो बात सुनने में बड़ा आसान लगता है कि भाई पैसा जुगाड़ करो, बिजनेस में इन्वेस्ट करो और वहां से रिटर्न कमाओ, लेकिन अगर इतना आसान होता तो फिर लाखों करोड़ों बच्चे लोग या यूथ सब जॉब के पीछे क्यों भागता है। हाँ, सबको बस नौकरी चाहिए। अरे ठीक है, नौकरी चाहिए, किसको नहीं चाहिए नौकरी, नौकरी, लेकिन अब किसी को भी पूछ लो, नहीं वी नीड ए जॉब। हाँ, गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा है बिकॉज वो जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहा है, बट गवर्नमेंट बिजनेस क्रिएट कर रहा है, इसके पीछे किसी का नॉलेज नहीं है। गवर्नमेंट बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी देता है बट वो कोई नहीं लेना चाहता, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट देख लो, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट देख लो। ऐसे हमारे स्टेट का गवर्नमेंट क्या कर रहा है मुझे नहीं पता बिजनेस के लिए, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बिजनेस के लिए काफी सारा इनिशिएटिव लास्ट 10-15 ईयर्स में देखा गया है सर, और लास्ट 7-8 ईयर्स में भी देखा जा रहा है। नाउ पॉइंट इज दैट कि अपॉर्चुनिटी बिजनेस में देने से किसी को पसंद नहीं आ रहा है, मतलब नॉट जस्ट बंगाल का यूथ, पूरा भारत के यूथ के बारे में बताऊंगा। लेकिन जब बात आता है कि जॉब की, तो जॉब अगर क्रिएट नहीं कर पाते तो गवर्नमेंट फेलियर है। यस, दैट्स आल्सो फेलियरिटी फ्रॉम गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट पॉइंट इज दैट कि प्रॉब्लम कहाँ है, वही फाइनेंस को लेकर डर। क्या पता अगर बिजनेस डूब जाए तो, क्या पता अगर बिजनेस नहीं चल पाया तो, क्या पता लोन तो ले लेंगे, बैंक शायद लोन दे देगा, सब्सिडाइज लोन दे देगा, मतलब मार्केट लोन है 10%, गवर्नमेंट सब्सिडाइज में 5% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या 4% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो भी लोगों को डर लगता है। मतलब फाइनेंस को समझने के लिए, मतलब 100 रुपया कमा के 4% लोन के लिए इंटरेस्ट पे करेंगे, इसके लिए भी लोगों को डर लग जाता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी डर लगता है ऑब्वियसली। मतलब ये डर को संभालना जो फाइनेंस एक्चुअली सिखाते हैं, बड़े से बड़े बिजनेसमैन फेलियर हो जाते हैं सर। इसीलिए फाइनेंस को अंदर से समझना बहुत जरूरी है। किसी को भी अगर एक स्टार्टअप ओपन करना हो या फिर कोई नॉर्मल घर का पुराना बिजनेस हो, उसको फिर से जगाना हो, ठीक है, पैसा का जरूरत है। चिंता यही होता है, आजकल लोन का सोर्स बहुत सारा हो गया। मैं मानता हूँ कि इतना आसानी से ना तो बैंक लोन देता है, ना तो फाइनेंस कंपनीज, आजकल एनबीएफसीज भी बहुत सारे हैं। बट अगर लोन हो या फिर कोई दोस्त से पैसा लो या फिर किसी नॉर्मल अनऑथराइज्ड भी लोग होते हैं जो लोन देते हैं, सूद में पैसा देता है, जहां से भी मिले, दैट इज फाइनेंस। अब वो तो जुगाड़ हो गया, अब इस जुगाड़ को कहीं पर हमें लगाना है। सपोज मानो कि रोशनी को कोई बुटीक ओपन करना है, हाँ रोशनी, या फिर मान की तेरा जो चैनल है ना इंचेंटेड फैंटेसी, तुझे उसको प्रमोट करना है, ठीक है, तेरा जो ब्लॉगिंग है उसको तेरे को वर्ल्ड क्लास ब्लॉगिंग करना है। हाँ रोशनी, ऐसा इच्छा है क्या? है दादा। अब मान की तेरा ऐसा इच्छा है, अब इसके लिए मान की तेरे को कुछ पैसा चाहिए काफी सारा, लेकिन तू मतलब ऐसे किसी से नहीं लेना चाहता, तू अपने दम पे करना चाहता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई तेरे को ऐसे डोनेट कर दिया, ऐसा नहीं, तू अपने दम पे करना चाहता है, बदले में तू उसको रीपे कर देगा। भले ही तू अपने दोस्त से ले ले, बट तू उसका इंटरेस्ट समेत रीपे करेगा। बिकॉज जब तुम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो ना, तो आपका लौटाने का इरादा होना चाहिए, सिर्फ पाने का इरादा होने से नहीं होगा। ठीक है, चाहे पापा से लो, दोस्त से लो, फ्रेंड से लो, या फिर किसी और से, या बैंक से लो, ठीक है, बैंक को तो लौटाना ही पड़ेगा। अब अगर आपका इरादा ऐसा हो तो आप जरूर स्टार्ट करो, लेकिन पॉइंट इज दैट कि आप कैसे उसको जुगाड़ करोगे, फिर उससे बिजनेस करोगे, फिर उसका रिटर्न कमाओगे। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आता है, एक को कहते हैं सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एक को कहते हैं रिटर्न। ठीक है, जनरेटिंग रिटर्न। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब सपोज यू वांट 100 रुपीज, ठीक है, आपने 100 रुपीज का लोन लिया, तो बैंक ने आपको बोला 10% का इसका इंटरेस्ट है, तो 100 का 10% इज 10 रुपीज। हाँ, तो 10 रुपीज इज योर कॉस्ट। अब रिटर्न कमाना होगा, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो कम से कम 100 रुपीज इन्वेस्ट करके 15 रुपीज एक्स्ट्रा कमाना होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमारा रिटर्न है 15%। तो 100 का 15% हो गया रिटर्न और 100 का 10% हो गया लोन का इंटरेस्ट। तो 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट से आप 10% लोन चुकाओगे और 15% रिटर्न कमाओगे। तो प्रॉफिट कितना कर लिया तथा बोल? 5%। 5% मतलब 5%, है ना? मतलब 100% का खेल था जिसमें 10% बैंक, मतलब जिससे लोन लिए उसको देना पड़ा, फाइनेंस जहां से किए थे। 15% का रिटर्न कमाया, बीच में जो 5% है वो हमारा प्रॉफिट है। सुनने में बड़ा आसान लग गया ना, लेकिन इसको प्रॉपर वे में मैनेज करना क्या चीज होता है आज के फाइनेंस में आपको समझने को मिलेगा। ठीक है, और एज ए चार्टर्ड, एज ए सीएस, एज ए सीए में जब आप किसी बिजनेस को संभालोगे ना,
आपका ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा अगर आप कंपनी का फाइनेंस देखते हो तो, या फिर इवन अगर आप एमबीए बन जाते हो, एमबीए इन फाइनेंस भी करते हो, जो भी करो आप, फाइनेंस का बहुत सारा एरिया है, चार्टर्ड, सीएमए, सीएस, एमबीए, बहुत सारे एरिया है, लेकिन कुछ भी करो करना तो यही है, चाहे डिग्री का सोर्स कुछ भी हो। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखिए आप थोड़ा ये स्कोप क्या है फाइनेंस का, ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंस का, डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं, एकदम डिटेल्स। अच्छा स्क्रीन शेयर है कि नहीं मुझे एक बार बताओगे क्या? है दादा। ओके। अच्छा अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बोला जाए तो सर ये जो बेसिक्स या इंट्रो बोल सकते हो आप, यहाँ से ना काफ़ी सारा शॉर्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, ऑब्वियसली एमसीक्यू बेस्ड, सीएस में तो है ही, सीए के केस में भी आपको डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है, तो या सीएमए के केस में भी एमसीक्यू एंड उसके साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछते हैं। नाउ पॉइंट क्या है, पॉइंट इज दैट कि आपको समझना है इसका बेसिक्स, बिकॉज हर सब्जेक्ट का बेसिक्स बहुत वाइटल होता है। तो आज हम लोग फाइनेंस का बेसिक समझेंगे, फाइनेंस का इंट्रो को समझेंगे, लंबा चर्चा है सर, ठीक है, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो इसमें अगर मैं फटाफट एक बार बताऊँ क्या क्या सीखना पड़ेगा, सर सीखना तो बहुत कुछ पड़ेगा, जिसमें आपका फाइनेंस का मतलब जानना है, ऐसे तो इतना देर से मैं मतलब ही समझा रहा था, इम्पॉर्टेंस, स्कोप ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन एन एंटिटी, मतलब किसी भी बिजनेस में एफएम का क्या ज़रूरत पड़ गया या स्कोप कितना बड़ा है, डिस्कस फाइनेंसिंग डिसीजंस फंक्शंस, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस। इंट्रोडक्शन लेवल में ये एक बहुत बड़ा डिबेट भी बोल सकते हो, डिस्कशन भी बोल सकते हो कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना बिजनेस का गोल होना चाहिए कि वेल्थ मैक्सिमाइज करना बिजनेस की गोल होना चाहिए। अब कोई कोई बिजनेस प्रॉफिट ओरिएंटेड चलता है, कोई बिजनेस वेल्थ ओरिएंटेड चलता है। मैं आपको बात करूंगा रियल लाइफ कुछ एग्जांपल्स भी प्रोवाइड करूंगा कि बिजनेस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से चल सकता है, बट कौन से सही रहेगा बिजनेस के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोग ज़रूर नाम सुने होंगे, अदानी नहीं, मेरे दिमाग में डीमार्ट चल रहा था सर, डीमार्ट जैसे बिजनेस के बारे में आप लोग सुने होंगे, हाँ, ये बिग बाजार जैसा ही बिजनेस करता है, ठीक है, एवेन्यू सुपरमार्ट के नाम से चलता है। ये बिजनेस लास्ट 3-4 साल में क्या गजब का वैल्यू क्रिएट किया है सर, वेल्थ भी बना रहा है, प्रॉफिट भी बना रहा है, ठीक है। पेटीएम के दिमाग में आ गया सर, पेटीएम, हाँ, तो बंदा रिसेंटली ये पेटीएम मार्केट में आया, आई होप आप लोग जानते हो, अरे राशनी, है दादा। रिसेंटली आया मार्केट में, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ, उससे पहले प्राइवेटली कंट्रोल हो रहा था पेटीएम, बट जब से मार्केट में आया सर उसके बाद से इसका शेयर नीचे ही आ रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 2100 समथिंग में लिस्टेड हुआ था स्टॉक मार्केट में, बट लिस्टेड होने के बाद से 1600 में आ गया था, उसके बाद फिर से थोड़ा सा ऊंचाई में गया था 1800 समथिंग, उसके बाद ये नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है। नाउ क्वेश्चन इज दैट क्या पेटीएम फेलियर हो रहा है? अरे बड़ा सवाल चल रहा है, क्या पेटीएम फेलियरिटी की तरफ जा रहा है, क्या पेटीएम खत्म हो जाएगा? 1 महीना भी प्रॉपरली नहीं हुआ स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होके, 1 मंथ हो गया रोशनी, आई डोंट थिंक 1 मंथ हुआ बोल के, 1 मंथ से ना ज्यादा हो गया, हार्डली 1 मंथ होगा मुझे जितना लग रहा है। तो कंपनी ना 1 जस्ट, मंथ हाँ 1 मंथ है कैसे? है। कब इससे नवंबर में आया था क्या? हाँ हाँ नवंबर में आया था, ওরকম। हाँ नवंबर में आया था, मतलब 1 मंथ से ज़्यादा हो गया। नाउ कहना क्या चाहते हैं सर? कुछ नहीं, बस इतना कहना चाहते हैं कि चाहे बड़ा बड़ा बिजनेस हो या छोटा छोटा बिजनेस, चाहे पेटीएम हो या डिमार्ट, अदानी हो या अंबानी, या फिर आपके घर के बगल में कोई भी छोटा मोटा टेलरिंग शॉप हो, बुटीक हो, ग्रोसरी स्टोर हो, सभी के लिए बिजनेस में दो मुद्दा हमेशा होता है कि भाई मैं अपने बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ाते जाऊं कि वेल्थ बढ़ाते जाऊं, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? कोई बोलेगा सर प्रॉफिट बढ़ाते जाओ और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करते जाओ, यस दैट्स ट्रू, बट कई बार प्रॉफिट क्रिएट करने में शॉर्ट टर्म गोल भी आ जाता है कि नहीं भाई ये काम कर लेते हैं प्रॉफिट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद आप लॉन्ग टर्म व्यू में चलने से आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, बट आपको वेल्थ मिल सकता है। जैसे पेटीएम का खेल, पेटीएम अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, मैं सब डेटा के साथ बताऊंगा अभी, पेटीएम अभी भी प्रॉफिट में नहीं पहुंचा, बट बहुत ही ज्यादा वेल्थ बनाया इसने, प्रॉफिट नहीं बनाया पर वेल्थ बना लिया, वैल्यू बना लिया। अब इसमें डिबेट होगा, जो फाइनेंस आपको सिखाएगा ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्या खेल है यहाँ पर, ठीक है, जो आपको मैं आज की क्लास में कोशिश करूंगा पहुंचने का कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज एंड वेल्थ मैक्सिमाइज में क्या फर्क है।
समझ रहे हो ना सर? বুঝতে পারছিস फायदा কথাটা? था। शेयर होल्डर्स वैल्यू मैक्सिमाइजिंग अप्रोच, जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो वैल्यू मैक्सिमाइज के बारे में सोचते हैं, या फिर जो कंपनी चलाते हैं वो भी शेयर होल्डर्स होते हैं। तो ये इसका क्या खेल है? एग्जामिन द रोल एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स इन एन एंटिटी। जैसे एज ए फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, जैसे चार्टर्ड हो, सीएमए हो, सीएस हो, या एमबीए इन फाइनेंस हो। हाँ, आप लोग जानते हो फाइनेंस एक इतना बड़ा चीज़ है कि इसके ऊपर एमबीए में एक स्पेशल फाइनेंस पेपर, मतलब फाइनेंस में स्पेशलाइज किया जाता है। और जहाँ पर भी चार्टर्ड, सीएमए, सीएस, ये लोग तो स्पेशली सीए सीएमए के बारे में बताऊंगा, ये लोग स्पेशलाइज्ड इन फाइनेंस तो होते ही हैं, है ना, स्पेशली सीए इन इंडिया। वर्ल्ड वाइड और भी कुछ प्रोफेशन है जो फाइनेंस के ऊपर काफ़ी एक्सपर्ट माना जाता है, जैसे कि सीएफए, नाम सुने होंगे आप लोग। हाँ, इनको तो वर्ल्ड में फाइनेंस एक्सपर्ट माना जाता है सर, वर्ल्ड वाइड। अरे नाम सुना है कि नहीं सुना? हाँ सर। तो कहना क्या है सर? कहना कुछ नहीं है कि फाइनेंस एक इतना बड़ा एरिया है कि जिसके बारे में मैं जितना कम बोलूँ उतना अच्छा, बिकॉज बोलते रहूँगा तो ख़त्म नहीं कर पाऊंगा। एग्जामिन द रोल एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स इन एन एंटिटी, मतलब एज ए चार्टर्ड, एज ए सीएस, एज ए फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स, आपका क्या रोल प्ले होगा एंटिटी के अंदर, क्या करना पड़ता है एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव को। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी, जब कंपनी का खराब हालत होता है, ठीक है, तब कंपनी अगर फाइनेंस को प्रॉपरली हैंडल कर पाए तो वो कैसे बिजनेस को डिस्ट्रेस सिचुएशन से कंट्रोल कर सकता है या टैकल कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे मैं आपको कुछ देर पहले समझा रहा था येस बैंक के बारे में। हाँ सर, येस बैंक के बारे में समझा रहा था मैं आपको। पेटीएम जो अभी डिस्ट्रेस तो ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है, बट एक ग्रोथ कंपनी है जिसका फ्यूचर है, बट कैसे वो उसको टैकल करेगा, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क बन गया लास्ट 1-1.5 महीने से, है ना। या फिर अगर आप येस बैंक जो काफ़ी सक्सेसफुल बनने के बाद भी उसको मुश्किल में पड़ना पड़ा, बहुत ज़्यादा गहरा मुश्किल में। बिग बाजार जैसा बिजनेस क्या भयंकर खराब हालत में पहुंचा सर, ये आप लोगों ने देखा, बेचना पड़ा रिलायंस को। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल की कमी नहीं है, बस समझना पड़ेगा। कितना सारा कंपनी बंद हो गया, जेट एयरवेज, हाँ सर, एयरलाइंस बिजनेस में अगर देखो आप, जेट एयरवेज बंद हो गया, बंद नहीं बेसिकली ऑपरेशन बंद हुआ। अरे खबर तो होगा आप लोगों को, ऑपरेशन बंद कर दिया बिकॉज फाइनेंस कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। देयर आर और भी बिजनेस रिलेटेड इश्यूज, ऑपरेशनल इश्यूज हैं, बट मुश्किल में चल रहा है जेट। अभी फिर से इसका ऑपरेशन चालू होगा कि नहीं होगा, इसको लेके अभी भी डिस्कशन पॉइंट चल रहा है, क्या पता कब चालू होगा। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। विजय मल्ल्या का एयर किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गया। रिलायंस कम्युनिकेशन, मुकेश अंबानी की भाई की कंपनी, अनिल अंबानी का, बंद हो गया। हाँ, बैंकरप्टेड हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया सर, बैंकरप्सी चल रहा है उसका। एजेंसी कॉस्ट एंड इट्स मिटिगेशन क्या है बताऊंगा। एजेंसी प्रॉब्लम, एजेंसी कॉस्ट क्या है, आई विल डिस्कस सर एक एक चीजें जो बेसिक्स ऑफ फाइनेंस के अंदर आपको समझाने का पूरा कोशिश रहेगा। ओके, तो ये रहा एफएम का स्टार्टिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम, इसके अंदर बात करेंगे। इसमें रोल ऑफ फंक्शंस एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ, कंपनी का सीएफओ होता है ना, कंपनी में सीएफओ होता है सर, हर बड़ी कंपनी में सीएफओ होना जरूरी होता है। ज्यादातर केस में इंडिया में सीएफओ का रोल अदा करते कोई चार्टर्ड या एमबीए फाइनेंस या कॉस्ट अकाउंटेंट भी कर लेते हैं, बट सीएफओ का एक बहुत बड़ा रोल प्लेइंग होता है हर एक बड़े बिजनेस में, ठीक है, बड़ा हो, छोटा हो, मीडियम टाइप हो, बट मतलब सीएफओ का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। ठीक, जैसे एज ए कंपनी सेक्रेटरीज का भी एक अलग रोल होता है, जैसे आप लोग जानते हो। किसी भी कंपनी का आप एनुअल रिपोर्ट ओपन करो, हाँ, एनुअल रिपोर्ट ओपन करो या फाइनेंशियल रिपोर्ट ओपन करो, आपको मैं दिखाता हूँ कि सीएफओ किस तरह से उसका इंपॉर्टेंस होता है, और किसी भी रिपोर्ट में उसका जरूर जिक्र किया जाएगा, जरूर उसके बारे में मेंशन किया जाएगा। क्या रे, किया जाता है कि नहीं जाता? मैं पहले भी शायद दिखाया, फिर से एक बार दिखा रहा हूँ आपको। ये अदानी का लास्ट ईयर का एनुअल रिपोर्ट है सर, अदानी का एनुअल रिपोर्ट। आई होप आपको दिखाई दे देगा जो मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो सर, कितना की रोल प्ले करता है फाइनेंशियल ऑफिसर। जैसे ये है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ दीपक महेश्वरी, अदानी का इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट, अदानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, ठीक है, आप देख सकते हो इसका ओरिजिनल एनुअल रिपोर्ट है सर, ठीक है। इसका ऑडिट का काम कौन कर रहा है सर? चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर्स है, दैट इज डेलॉयट हास्किन्स एंड सेल्स एलएलपी, इसका पार्टनर है, ठीक है। सीएस कौन है? कंपनी सेक्रेटरी कमलेश वागिया।
ये दोनों तो कंपनी के ओनर साइड में हैं, दिख के पता चल रहा है, गौतम अदानी एंड करण अदानी, ठीक है, डायरेक्टर पोस्ट में और है राजेश अदानी। अब सीएफओ कोई भी हो सकता है सर, चार्टर्ड भी हो सकता है, सीएमए भी हो सकता है, सीएफए भी हो सकता है, एमबीए फाइनेंस भी हो सकता है। ज़्यादातर केस में इन्हीं लोगों को ज़्यादा देखा जाता है सर सीएफओ का काम करने के लिए। सीएस का एक अलग ही रोल प्ले होता है, आप लोग जानते हो, साथ में उसको फाइनेंस का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सीएस तो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट संभालते हैं ना कंपनी का, मतलब सारा चीज उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे मान के चलो कि कंपनी का माँ है सीएस, ठीक है, हर चीज का ख्याल रखते हैं, रखना पड़ता भी है सर ना। अब बात करेंगे सर रोल एंड फंक्शंस ऑफ सीएफओ, उसके बारे में भी चर्चा होगा इस पर्टिकुलर में। अच्छा, स्कोप के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद अदर डिसिप्लिन्स ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंट से याद आया आपको, मैं बता दूं, ये अकाउंट जहां पर खत्म होता है ना सर, फाइनेंस वहीं से स्टार्ट होता है। कुछ समझे बात को आप लोग? हाँ तो था, अकाउंट्स जहां पर खत्म होता है, फाइनेंस वहां से स्टार्ट होता है। मतलब फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक है, एक्चुअली बात कुछ ऐसा है कि सपोज आपको एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है। अब अगर आपको न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको पहले क्या करना होगा? बजट बनाना होगा, या पहले ही पैसा जुगाड़ कर लोगे? प्लीज टेल मी। जब किसी भी इंसान को बिजनेस रेडी करना होता है, न्यू बिजनेस, ठीक है, इससे पहले कोई बिजनेस नहीं था आपका, अभी आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप पहले ही फाइनेंस जुगाड़ करने में पड़ जाओगे कि पहले अकाउंट्स रेडी करोगे? प्लीज टेल मी। फाइनेंस। पहले फाइनेंस या पहले बजट? ठीक से बता। बजट बजट सर। पहले बजट बनाएंगे ना, उसके बाद फाइनेंस का सोचेंगे। पहले आपको बताना, मतलब सपोज आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, आपको पता है कि भाई मुझे कुछ बिजनेस करना है। जैसे मैं तेरे को बोल रहा था कि तू अपना ब्लॉगिंग को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहता है, या फिर तेरे को कोई बुटीक ओपन करना है, या फिर तू अपना ब्लॉगिंग में और कुछ जोड़ना चाहता है, तो यू नीड मनी। तो जैसे मानो कि एक ब्लॉगर्स को क्या चीज़ में पैसा चाहिए होता है? ब्लॉगर्स के लिए पैसा बहुत सारा चीज़ के लिए होता है। एक तो इक्विपमेंट, जो भी मटेरियल्स वगैरह होता है, मतलब जो भी टेक्निकल चीज़ें, कैमरा वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ों में खर्चा होता है ना, क्या रे रोशनी, ठीक है। है दादा। फिर एडिटिंग कॉन्सेप्ट में खर्चा होता है, या फिर ऐसे मान लो कि कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, उसके लिए खर्चा हो सकता है, या फिर आपको न्यू न्यू चीज़ों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको काफ़ी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस करना पड़ सकता है, तभी तो ब्लॉगर बन पाओगे। तो डिफरेंट ब्लॉगर्स होते हैं, तो मैं आपके हिसाब से बोल रहा हूँ ट्रैवलिंग एक्सपेंस वगैरह। तो आपको एक बजट बना के चलना है कि भाई मुझे साल में कम से कम 10 लाख चाहिए, ठीक है, जस्ट से फॉर एग्जांपल। तब ये 10 लाख आपने बजट बनाया, तो ये जैसे ही आपने बजट बनाया, बजट के साथ साथ आपको ये देखना पड़ा कि जो भी आप करोगे वो आपका बजट है, बजट में बजटेड कॉस्ट देखा आपने, एक्सपेंस देखा आपने, ठीक है, कॉस्ट या एक्सपेंस जो भी बोलो आप, ठीक है, फिर वहां से कितना रिटर्न कमा सकते हो आप, है ना। ऐसे ही नहीं पैसा डालोगे तो रिटर्न का भी सोचोगे, है ना। तो क्या रिटर्न कमा सकते हो, चाहे यूट्यूब से हो या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से हो, यू फील अबाउट रिटर्न, तो कितना रिटर्न आपको यूट्यूब से मिल सकता है या फिर फेसबुक से मिल सकता है, जो भी है आपका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपने प्रोजेक्ट बनाया, उसके बाद आपने सोचा कि भाई अभी आपको फाइनेंस के लिए सोचना है। ये एक न्यू बिजनेस के लिए मैंने बोला, ठीक है। जैसे आपने डिसाइड कर लिया, देन यू डिसाइड अबाउट फाइनेंस कि भाई मुझे जुगाड़ करना है। तो 10 लाख के लिए पहले आप सोचे माँ पापा से बोलोगे, फिर आपने देखा नहीं यार माँ पापा को प्रेशर नहीं डालते, थोड़ा खुद ही कोशिश कर लेते हैं। तो कुछ बैंक, आजकल बहुत सारा कंपनी आ गया मार्केट में जो इजी लोन प्रोवाइड करते हैं, कैसे भी करके थोड़ा कोशिश कर रहे हो कि कैसे भी करके 10 लाख मेरे को जुगाड़ हो जाए। फिर 10 लाख को धीरे धीरे अपोर्शन करेंगे। अब जैसे ही आपको फाइनेंस का जुगाड़ हो गया, फिर उसका इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, है ना, उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, किस चीज में पैसा लगाएंगे, ठीक है, फाइनेंस कहाँ से करेंगे, मतलब कहाँ से लोन लेना है या फिर कहाँ से पैसा जुगाड़ करना है, और बाद में अपने आप को रिटर्न कैसे देना है, दैट इज डिविडेंड की पार्ट आ जाता है। तो इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ एफएम, ठीक है। आई विल डिस्कस इन लेटर स्टेज मोर कि कैसे इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, डिविडेंड, ये सारा चीज आप फाइनेंस के अंदर कोशिश करोगे समझने का, जो फाइनेंस का एक बहुत बड़ा फंक्शन भी है। तो बेसिकली चाहे न्यू स्टार्टअप हो या ओल्ड ओल्ड कंपनी, या फिर मतलब पुराना कंपनी काफी दिनों से चले आ रहे हैं। जैसे एक चीज देखो यहाँ पर, ये अदानी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। दिस इज अदानी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, दिखाई दे रहा है क्या? प्लीज टेल मी एक बार, दिखाई दे रहा है ना तथा?
बोलो एक बार। हाँ सर। तो ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, ठीक है। तो इस बैलेंस शीट के अंदर आपको कंपनी का एसेट का सिचुएशंस, कंपनी का लायबिलिटी का सिचुएशंस, ये सब आपको समझ में आता है ना। ये एसेट लायबिलिटी सब कुछ देखने के बाद देखो ये अंदर आपको इक्विटी लायबिलिटीज दिखेगा, ठीक है। लायबिलिटीज के अंदर कंपनी का मार्केट में कितना लोन वगैरह है उसका भी आपको अंदाजा लग जाएगा। यू कैन सी इट। या कंपनी का बोरोइंग देख सकते हो आप, 32,000 करोड़ का बोरोइंग है। 2020 में 26 करोड़ की थी, अभी 32,000 करोड़ की है। 26,000 वहां से 32,000, सॉरी 26 करोड़ नहीं, 26,000 करोड़। इस बार हो गया 32,000 करोड़। 2020-21 का डेटा बता रहा हूँ मैं आपको। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि ये कंपनी का करेंट लायबिलिटी है। अब उसके साथ साथ कंपनी का एसेट क्या है, ठीक है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। फिर आपको पीएल देखना होगा, पीएल में कंपनी कितना अर्न कर रहा है, ठीक है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। यू कैन सी इट हियर, इनकम एक्सपेंस, हाँ, उसके ऊपर बेस करके कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ फाइनेंस, ओके। तो ये सब देखने के बाद आप कंपनी का फ्यूचर के बारे में सोचोगे कि क्या प्लान करना है, कि और पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। ऐसे बिजनेस जब ग्रोथ स्टेज में होते हैं ना, बहुत पैसा चाहिए होता है। नहीं तो क्या ना, ऐसे हर बिजनेस को ग्रोथ करना ही होता है, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ करना होता है, तभी बिजनेस 100 साल 150 साल चलता रहता है। नहीं तो क्या है ना, 10 साल 15 साल में झलक दिखलाजा टाइप का होके खत्म हो जाता है। झलक दिखलाजा समझते हो, कुछ दिन आया बिजनेस किया, कभी थोड़ा प्रॉफिट फिर थोड़ा लॉस करके बिजनेस खत्म, टाटा बाय बाय करके बिजनेस चला गया। लेकिन अगर लॉन्ग रन में अगर आपके बिजनेस को स्टैब्लिश रहना है तो आपको फाइनेंस में काफ़ी समय देना पड़ेगा, प्रॉपर वे में फाइनेंस को हैंडल भी करना होगा। तो ये सब अकाउंट्स आपको एवरी ईयर कंपनी का जो अकाउंट बनेगा वो कंपनी को मोटिवेट भी करेगा, और सबसे इंटरेस्टिंग जो है दैट इज फाइनेंशियल एनालिसिस करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको समझा रहा था कि जहां अकाउंट्स खत्म हो जाएगा उसके बाद फाइनेंस का काम स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है रे? अरे बोलो। कि रे बुझते पारली कि पारली ना, बोल। हाँ सर। We will like to explain financial management by giving a very simple scenario for the purpose of starting any new business or venture. जैसे मैं आपको इतना देर से ही बता रहा था, न्यू बिजनेस एज एन एंटरप्रेन्योर गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। हर एक बिजनेस को ना जब भी वो स्टार्ट करते हैं उसको कुछ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से जाना पड़ता है। जो मैं इतना देर से आपको थोड़ा बता रहा था उसी को यहाँ पर स्टेज वाइज बता के रखा है, बिकॉज अगर आप बिजनेस को समझोगे तभी ना फाइनेंस को समझोगे। तो दैट इज द रीजन, पहले बिजनेस को समझ लेते हैं, फिर से फाइनेंस को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो एक न्यू बिजनेस या एंटरप्रेन्योर को, जैसे चाहे वो रोशनी क्यों ना हो, चाहे वो अपना ब्लॉगिंग एज ए ब्लॉगर भी हो, काफ़ी लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं आजकल सर, हाँ। तो अगर एज ए ब्लॉगर भी अपने आप को बड़ा फेमस करना है, अपने ब्लॉगिंग को और बेहतर करना चाहते हैं, उसमें और रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च करने में भी पैसा ज़रूरी होता है। तो क्या कोशिश कर रहे हैं वो? स्टेज 1, डिसाइड विच एसेट्स, प्रीमाइसेस, मशीनरी, इक्विपमेंट, ठीक है। अब एज ए ब्लॉगर नहीं, कुछ भी सोच लो आप, ठीक है। मतलब आप कोई बिजनेस करना चाहते हो जिसमें आप एक प्रीमाइसेस चूज करोगे, एक मशीनरी चूज करोगे, कुछ इक्विपमेंट चूज करोगे, क्या चूज करोगे? टू बाय, खरीदना है आपको, जिसका जैसा, ठीक है। ब्लॉगर हो तो ब्लॉगर जैसा, फैक्ट्री चलाते हैं तो फैक्ट्री वाले जैसा। आई होप यू अंडरस्टैंड। स्टेज 2 में आ जाते हैं सर, डिटरमाइनिंग व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट। आपका जो भी एसेट्स है, प्रीमाइसेस, मशीनरी, इक्विपमेंट, ठीक है, उसके हिसाब से आपको टोटल इन्वेस्टमेंट का आइडिया लग जाएगा कि भाई आपको एक जगह चाहिए जिसका रेंट है मंथली, से फॉर एग्जांपल 50,000 का रेंट है। अगर आप ऑनलाइन भी कोई प्लेटफॉर्म लेते हो उसका भी रेंट वगैरह होता है ना, कई बार देखा जाता है। तो प्रीमाइसेस हो गया, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, कुल मिला के आपने आइडिया लगाया कि 50,000 का मंथली रेंट है, 12 महीने के हिसाब से भी अगर चले तो एनुअल 6 लाख का मेरा रेंट लग जाएगा। मशीनरी का कॉस्ट आ जाएगा करीब 5 लाख के आसपास, और इक्विपमेंट वगैरह और भी मिलजुल के और भी 3 लाख, ठीक है। कुल मिला के आपने देखा कि आपको 15 लाख लगेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना सर? आपने हिसाब किया व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट, दैट इज 15 लाख। सिंस एसेट कॉस्ट मनी, तो एसेट खरीदोगे तो पैसा लगेगा रिक्वायर्ड फॉर बाइंग एसेट्स, तो दैट इज योर कॉस्ट। जो 15 लाख आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो वो आपका कॉस्टिंग का पार्ट है ना। इसीलिए तो कॉस्ट एफएम साथ साथ भी पढ़ना चाहिए, है ना। इसीलिए आपको कॉस्ट भी पढ़ाया जाता है
आपको एफएम भी कराया जाता है। क्यों? ऐसे चार्टर्ड और सीएमए को तो कॉस्ट एफएम करना ही पड़ता है डिटेल्स में, एज ए सीएस ऑल्सो उनको भी करना पड़ता है कॉस्टिंग एफएम एवरीथिंग। क्यों? बिकॉज आपको कंपनी का हिसाब किताब तो जानना है भाई। हाँ, ऐसे ही कोई कंपनी सेक्रेटरीज भी नहीं बन जाता, सीएस सीएमए तो बनना ही है, साथ में सीएस भी बनना है तो साथ में आपको वो भी जानना है। इसलिए सीएस के सिलेबस में भी फाइनेंस कॉस्ट को काफी अच्छे लेवल में सिखाने का कोशिश किया जा रहा है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड सर कि क्यों इतना सारा डिटेल्स आपको सिखाया जाता है। What is the total investment since asset cost money required for buying assets? Apart from stage 3 में आ जाते हैं। Apart from buying assets, the entrepreneur would also need to determine how much cash he would need to run the daily operations. अब एंटरप्रेन्योर क्या सोच रहा है? अब एंटरप्रेन्योर सोच रहा है कि डेली बिजनेस के लिए मेरे को कुछ पैसा चाहिए। अरे ऐसा तो नहीं ना कि एसेट लगा दिए, 15 लाख खर्चा कर दिया और बिजनेस चालू हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? आपको 15 लाख मिल गया, दुकान वगैरह सेटअप कर लिया अपना, दुकान चल जाएगा क्या? डेली एक्सपेंस कुछ तो होगा। अरे बोलो, 15 लाख तो बस एसेट के लिए खर्चा किए। हाँ रोशनी बोल। डेली एक्सपेंस भी तो होगा ना, डे टू डे एक्सपेंसेस। डे टू डे हर बिजनेस की कुछ ना कुछ खर्चा होता है, चाहे आप एक चाय वाला ही क्यों ना बन जाओ, एक फुचका स्टॉल ही क्यों ना दे दो, एक मोमो वाला ही क्यों ना बन जाओ। हाँ, कुछ भी करो आप, कुछ भी करो, चाहे एक मोमो का स्टॉल भी दोगे ना, चाहे वाव मोमो बनाओ या फिर नॉर्मल मोमो बनाओ, ठीक है, मोमो वाला। चलो देखते हैं मोमो वाला, उसका क्या सेटअप होता है। अरे गजब सेटअप होना चाहिए। ये देखो सर, मोमो वाला का भी सेटअप देखो आप, ठीक है। इनको एक जगह चाहिए मोमो बनाने के लिए, ओवन चाहिए, ओवन के साथ साथ ये क्या बोलते हैं इसको, कंटेनर जिसके अंदर वो बॉइलिंग करने का काम करेगा, ठीक है। स्टाफ भी कुछ चाहिए होता है ना। तो सब कुछ मिला के उसने कॉस्टिंग वगैरह तो देख लिया, लेकिन डेली कितना मोमो बनाओगे, उसका कितना कॉस्ट पड़ सकता है, तो उसका डे टू डे भी एक एक्सपेंस होता है। डे टू डे बिजनेस को, दुकान को खोलना बंद करना, एक डे टू डे एक्सपेंस हर बिजनेस में होता है, जिसको हम लोग फाइनेंस के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं जानते हो? वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं रोशनी? डे टू डे एक्सपेंस को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल। इसके ऊपर एक अलग चैप्टर आएगा आगे जाके, है ना। हम लोग उसको प्यार से क्या कहेंगे? वर्किंग कैपिटल। आई विल डिस्कस इन लेटर स्टेज। बहुत बड़ा चैप्टर है, प्योर कैलकुलेशन है सर तब, ठीक है। आज तो मैं बस इंट्रो कर रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन एज सच तो आज है नहीं। आज आपको बेसिक सेट कर रहे हैं कि ये एफएम को क्या करना है, कि क्या बात है इसके अंदर, पूरा सेटअप कर रहे हैं आज, ठीक है। नेक्स्ट दिन से इस सेटअप के ऊपर कैलकुलेशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये सब से चालू करेंगे। फिर धीरे धीरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, लेवरेज, कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड डिसीजन, बहुत सारी चीजें पढ़ना है सर, ठीक है। अच्छा तो समझो सर, थोड़ा पहले समझो, सेटअप समझो। पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, है ना। जैसे मोमो वाला बनोगे तो मैदा चाहिए आपको, हाँ, कैबेज चाहिए, चिकन है तो चिकन चाहिए, सॉस वगैरह चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा, बहुत सारा रॉ मटेरियल में खर्चा होता है। सैलरी देना है किसी को, रखोगे दुकान में, वेजेस देना है उसको, है ना। तो पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, सैलरीज, वेजेस, जिसका जो भी दुकान हो, ठीक है, जिसका जो भी फैक्ट्री हो। अगर आप मोमो वाला के हिसाब से सोचोगे उसका ऐसा हिसाब, अगर आप अपने आप को किसी अदानी का पोर्ट का मालिक, मतलब अदानी पोर्ट पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सोचोगे तो उसका वैसा हिसाब। हाँ सर, जैसे एक अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का देखते हैं, बहुत बड़ा होता है सर पोर्ट एरिया। आप सोचो इतना बड़ा पोर्ट एरिया को कंट्रोल करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ सकता है। हाँ सर, ऐसे गुजरात में मुंद्रा बोल के एक एरिया है सर, मुंद्रा एक पोर्ट है सर गुजरात में, मुंद्रा बोल के। वो अभी देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है जो अदानी कंट्रोल करता है। ऐसे आज हमारे देश में मैक्सिमम पोर्ट काफ़ी डेवलप कर रहा है, बिकॉज अदानी पर्सनल इंटरेस्ट में उसको देखता है, कोई करप्शन उसके अंदर है नहीं, पूरे प्योरली बिजनेस पर्पज में अदानी डे टू डे इंडिया के अंदर पोर्ट बिजनेस को डेवलप कर रहा है। इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप, मेरे को इस चीज़ में बड़ा अच्छा लगता है कि भाई इंडिविजुअल को सामने आना पड़ेगा, तभी जाके बिजनेस में इंडिया के लिए न्यू डोर ओपन होगा, और तभी जाके यूथ को भी ना कुछ मौका मिलेगा। हर चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट अकेला क्या करेगा? हाँ, गवर्नमेंट पोर्ट बिजनेस भी देखेगा क्या? मुझे तो नहीं लगता कि गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है। मतलब जो इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया में जो चल रहा था, हर सारा का सारा चीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल में। हाँ, बिजनेस तो कुछ हो नहीं रहा था, सब चीज़ में फेलिरिटी फेलिरिटी दिख रहा था, सब बंद होके पड़ रहा है। कुछ कंपनीज आया था बाद में,
आज भी कुछ कंपनीज है अदानी छोड़ के भी, बट वो लोग इतना सक्सेसफुली पोर्ट बिजनेस को नहीं चला पाए, बट अदानी कर रहा है, मानना पड़ेगा ऑब्वियसली। क्रेडिट फुल्ली गोज टू अदानी। अदानी अभी तक को जो भी परफॉर्मेंस है अदानी का, मेरे को तो बड़ा मजा है। अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब बाहर देश से प्रोडक्ट लाके मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहा है पोर्ट के साइड में ही, फिर इंडिया में पैकेजिंग होके थोड़ा बहुत चेंजेस करके फिर उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मजेदार पॉइंट है सर, ठीक है। कंटेनर वगैरह भी काफी डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे अपना कैलकाटा पोर्ट भी एक टाइम पे बड़ा नंबर, अभी अदानी का हल्दिया में भी आ गया सर। हल्दिया में भी अदानी काफी डेवलपमेंट का कोशिश किया। इस बार ममता दीदी के साथ भी बात करके गया, पता है आप लोगों को, आया था ममता दीदी से मिलने आया था। ममता दीदी ने बोला कि कुछ इन्वेस्टमेंट करें हमारे यहाँ पर। आई होप कुछ करेगा तो यूथ के लिए भी कुछ डोर ओपन हो जाएगा। करेगा करेगा, क्यों नहीं करेगा। बस डर वही है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और यूथ के अंदर स्किल का भी बहुत ज़रूरत है सर। तो अपार्ट फ्रॉम बाइंग एसेट्स, द एंटरप्रेन्योर वुड आल्सो नीड टू डिटरमाइन हाउ मच कैश ही वुड नीड टू रन द डेली ऑपरेशंस, जिसमें आपको पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स आ जाता है, सैलरीज आ जाता है, वेजेस आ जाता है, इसका हिसाब किताब करके वर्किंग कैपिटल की जुगाड़ करना है। दैट इज थर्ड स्टेज। अब स्टेज 4 में ये देखो, यहाँ पर मैं बोल रहा था वर्किंग कैपिटल लिखा हुआ है। स्टेज 4, द नेक्स्ट स्टेज इज टू decide what all sources does the entrepreneur need to tap to finance the total investment. The next stage is to decide what all sources does the entrepreneur need to tap to finance the total investment. Assets and working capital. Assets में पैसा लगाएंगे, working capital में लगाएंगे। The sources could be share capital, मतलब कंपनी अगर खुद से पैसा ला रहा है या फिर किसी शेयर के बदले किसी से पैसा ले रहा है। शेयर के बदले मतलब जैसे अगर मैं पेटीएम का ही बात कर लूँ आपको, हाँ सर, पेटीएम का ही बात कर लो। पेटीएम इतना दिन एक प्राइवेट कंपनी चल रहा था, हाँ सर, 197 कम्युनिकेशन, हाँ, ये पेटीएम का प्राइवेट वे में जब ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, रिजल्ट्स वगैरह पब्लिश करता था सर पेटीएम। विजय शेखर शर्मा, द ओनर ऑफ पेटीएम, नोएडा दिल्ली एरिया में क्या पब्लिश करता था सर? हेलो, रिजल्ट्स वगैरह होता है ना, वो ऑनलाइन चैनल वगैरह वेबसाइट बना के, बस उसी में काम करता था। लेकिन धीरे धीरे ये 197 कम्युनिकेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे पेमेंट ऐप बनाया, जिसके थ्रू से एक ऐसे यूपीआई कॉन्सेप्ट वगैरह बाद में आया, बट उससे पहले पेटीएम आया। आप लोग जानते हो पेटीएम ने क्या कमाल किया एक ज़माने में। उसके बाद इसके बिजनेस मॉडल में इतना फेमस आया, मतलब इतना कॉन्सेप्ट बढ़ गया। आप देख सकते हो एज ऑफ जून 2021 197 कम्युनिकेशन इज वैल्यूड 16 बिलियन and making it one of the most valuable unicorn companies in India. It was listed as Future Next 500 company for the 2017. In 2020, Kantar Brands India report rated 197 Paytm as most valuable payment brands in India, valued at 6.3 billion. A variety of venture capitalists including SoftBank have stakes in the company. ये SoftBank सर जापान का बहुत बड़ा इक्विटी कंपनी है, जापान का बहुत बड़ा प्राइवेट इक्विटी कंपनी है, बहुत बड़ा सर, मतलब सीरियसली वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट मतलब इक्विटी प्राइवेट इक्विटी कंपनी है जो दूसरों के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने का काम करते हैं। सॉफ्ट बैंक, आप चाहो तो गूगल करके सॉफ्ट बैंक के बारे में और जानकारी ले सकते हो, जो दूसरे कंपनीज को फाइनेंस करता है। जैसे जापानीज फाइनेंस मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट होल्डिंग कंपनी हेडक्वार्टर इन मिनाटो टोक्यो एंड फोकस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। काम ही है इसका इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, मतलब फाइनेंस का काम करना। The group primarily invests in companies operating in technology, energy and financial sectors. ऐसे कंपनीज में पैसे डालते हैं। इसमें से पेटीएम किस में है सर? टेक्नोलॉजी में, एनर्जी में या फाइनेंशियल सेक्टर्स में? अरे बोलो। पेटीएम में सॉफ्ट बैंक का अच्छा, आप ऐसे बोल सकते हो फिनटेक। पेटीएम इज अ फिनटेक कंपनी, मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनी। पेटीएम के थ्रू से पेमेंट होता है, लोन होता है, लोन पेमेंट होता है, लोन रेज होता है, बैंक अकाउंट सिस्टम भी है, ठीक है, यूटिलिटी बिल्स पेमेंट कर सकते हो। यही है ना पेटीएम का ओवरऑल कॉन्सेप्ट, ठीक है। आजकल तो स्टॉक ब्रोकिंग में भी पेटीएम आ गया और पेटीएम बैंक भी बन गया सर। पेटीएम पेमेंट बैंक भी बन गया और पेटीएम बैंक भी बन गया, मतलब पेटीएम आगे ना बहुत अच्छा बैंकिंग कॉन्सेप्ट बना लेगा, ठीक है। और शॉर्ट टर्म लोन 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 5 करोड़ तक लोन भी मिल सकता है एकदम ऑनलाइन इजीली। ऐसे कॉन्सेप्ट में पेटीएम बन रहा है सर। तो इसका बहुत जबरदस्त फ्यूचर है मेरे हिसाब से। अभी तक मेरे दिमाग में पेटीएम के बारे में पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ही है सर।
क्योंकि सॉफ्ट बैंक के चुना कुछ तो बात है मेरे हिसाब से, ऐसे ही नहीं, ठीक है। चाहे स्टॉक मार्केट ऑब्वियसली करंट लेवल में एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, ठीक है, लेकिन सही समय आने पे पेटीएम बाउंस बैक करेगा, मैं पूरा मानता हूँ। थोड़ा समय लगेगा, अभी पेटीएम का जो फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है सर। तो सॉफ्ट बैंक क्या है आपको समझ में आ रहा है ना, दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं सर, ठीक है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी फोकस्ड वेंचर कैपिटल फंड विथ 100 बिलियन इन कैपिटल, फंड इन्वेस्टेड इंक्लूड सोवरेन वेल्थ फंड्स, मिडिल ईस्ट, बहुत सारे जगह में इसका इन्वेस्टमेंट है। आई होप यू कैन सी इट हियर, ठीक है। 80,000 लोग इस पे काम भी करते हैं। आप लोग अगर अच्छे पढ़ाई करते हो, आप लोगों के लिए भी जगह खुला है सर, आप लोग भी सॉफ्ट बैंक में जा सकते हो। जस्ट गैदर योर नॉलेज प्रॉपर वे में, बनाते जाओ, मज़ा है सर, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये देखो मायूसी सॉन, ये सबसे बड़ा इसका है। मास्टर ट्रस्ट बैंक, जेपी मॉर्गन चेज, सिटी बैंक, द वैनगार्ड ग्रुप, कैपिटल ग्रुप, वैली गिफोर्ड, जापान ट्रस्टी, बहुत सारे हैं जो इसका ओनर में है, ठीक है। अभी ठीक है, सॉफ्ट बैंक के बारे में फिर से बात कर लेंगे यार, चलो। तो बिजनेस के लिए शेयर कैपिटल चाहिए, जैसे कि पेटीएम में सॉफ्ट बैंक ने इन्वेस्ट कर दिया, पेटीएम में इवन अपना क्या नाम है उसका, अरे वॉरेन बफेट, ग्रेट वॉरेन बफेट, उनका भी इन्वेस्टमेंट है बर्कशायर हैथवे के थ्रू से, उनका भी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है सर, पर्सनल इन्वेस्टमेंट कंपनी बर्कशायर हैथवे, उनका भी इन्वेस्टमेंट है पेटीएम में। मतलब पेटीएम तो जस्ट एग्जांपल है, ऐसे मैं कोई भी एग्जांपल ले सकता हूँ। आजकल नाइका भी बहुत अच्छा बिजनेस किया, नाइका का ओनर सर, उनके बारे में भी मुझे बोलना चाहिए। नाइका, नाइका के बारे में तो जानते हो सर, फाल्गुनी नैयर ना, क्या नाम है? হ্যাঁ দাদা। ये बोला ना रे, হ্যাঁ। ठीक है। फाल्गुनी नैयर अभी वर्ल्ड का मोस्ट प्रोबेबली, फाल्गुनी नैयर वेल्दीएस्ट वुमेन बना है, इज एन इंडियन बिजनेस वुमेन एंड बिलियनियर, इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल, ये एशिया का, सॉरी वर्ल्ड का नहीं, वर्ल्ड का भी कुछ बना है रिसेंटली, ये देखो अभी मिल जाएगा आपको। आफ्टर रिसेंट लिस्टिंग एंड द टॉप 20 रिचेस्ट पीपल ऑफ इंडिया, भारत का टॉप 20 रिचेस्ट पीपल में से एक है, और द वेल्दीएस्ट फीमेल इंडियन बिलियनियर विथ हर एस्टिमेटेड वेल्थ टू बी 6.5 बिलियन। हाँ, तो ऐसे कंपनीज में भी बड़े बड़े कंपनी का इन्वेस्टमेंट है सर, ठीक है। चलो देखते हैं नाइका का क्या इन्वेस्टमेंट सिनेरियो है। फाल्गुनी नैयर, इसका पेरेंट कंपनी तो है एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड, ठीक है, पेरेंट है इसका, मतलब यही मेनली इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है। बाकी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बिजनेस में इनमें इन्वेस्टमेंट करके रखा था, यू कैन सी इट हियर। कोटक महिंद्रा कैपिटल 2012 में किया था, ठीक है। नाइका इज डेरिवेड फ्रॉम द संस्कृत और नाइका, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। फंड रेजिंग एंड आईपीओ, इसमें आ जाओ, ये देखो नाइका has raised money through multiple rounds of funding. In March 2020, it raised 100 crore from Steed View Capital, thus making the unicorn startup valued 85 billion, 1.1 billion almost. This was followed by another tranche of 67 crore funding by Steed View in May 2020. Two Bollywood actors invested through secondary funding. कटरीना कैफ का इन्वेस्टमेंट है 2.04 करोड़ का इन दी कंपनी। आलिया भट्ट का इन्वेस्टमेंट है करीब 4.95 करोड़ का। In November 2020, global asset management firm Fidelity investment in the company through a secondary sale of shares for an existing equity investor. Nike opened its দাদা initial public ক্যাটরিনার তো কসমেটিক ব্র্যান্ডও চলে নাইকায়, কে বিউটি, K Beauty, इसीलिए है ठीक है, ওই জন্য ইনভেস্ট করেছে। यस, ठीक है, K Beauty. Nike initial public offering on 28 October 2021, प्राइस बैंड 1085 समथिंग 1125 में आया था, अच्छा खासा लिस्टिंग ये दिया था नाइका ने। हाँ, तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि किस तरह से ये फाइनेंस काम करते हैं। हाँ, कि अगर आपके बिजनेस पे दम हो या आपके प्रोजेक्ट में दम हो तो इन्वेस्टर्स आते हैं, आपको फाइनेंस मिलता है, उसके बेसिस में आप अपना बिजनेस को डे टू डे हिसाब से ग्रो कर सकते हो, ठीक है। बिजनेस को चाहिए पैसा, और इस पैसे के लिए कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, चाहे वो शेयर के बदले हो या इंटरेस्ट के बदले। तो स्टेज 4 आ जाता है फंड जुगाड़ करने का तरीका के बारे में। द सोर्स कुड बी शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग एंटरप्रेन्योर्स ओन फंड्स, मतलब आप खुद भी कुछ पैसा लगाओ, जैसे फाल्गुनी नैयर ने भी कुछ पैसा जरूर लगाया है। मुझे जितना पता है कि उन्होंने जॉब, फाल्गुनी नैयर काफ़ी अच्छा नॉलेजेबल पर्सन है, उन्होंने अपने जॉब करके कुछ दो नहीं
20 लाख समथिंग उन्होंने सेव किया था सर, मोस्ट प्रोबेबली। आप चाहो तो फाल्गुनी नहर का हिस्ट्री पढ़ के देख सकते हो, ठीक है। मैंने जितना डिटेल्स में देखा था 20 लाख मोस्ट प्रोबेबली। एक मिनट देख लेता हूँ, रुको। 20 लाख ही है शायद, स्टार्ट तो ऐसा ही कुछ किया था, वो भी काफ़ी एज में आके स्टार्ट किया, एज भी 50 एज में आके उन्होंने स्टार्ट किया था। यहाँ पर बता नहीं रहा है सर, बट मोस्ट प्रोबेबली 20 लाख से या ऐसा कुछ अमाउंट डाल के उन्होंने, पर्सनल जो सेविंग्स था उनका, उसी से उन्होंने 20 लाख इन्वेस्ट करके ये नायका ब्रांड को स्टार्ट किया, ठीक है। अपना सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में मतलब कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं होता सर, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे डेटा नहीं मिल रहा, बट ऐसा ही कुछ है। उसके बाद धीरे धीरे इनका बिजनेस चल पड़ा सर। तो आप खुद का फंड लगा दो, ओन फंड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विटी। ओन फंड मतलब क्या, इक्विटी, या फिर कोई आपके जैसे कोई प्राइवेट इक्विटी फार्म आ जाता है, मैं आपको बताता हूँ और कौन कौन आ सकता है। या फिर आप बोरो कर लो, हाँ सर, बोरो कर लो, लोन ले लो, बैंक से ले लो, इन्वेस्टमेंट कंपनी से ले लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लो, जो आपको इंटरेस्ट के बदले फंड प्रोवाइड करता है, ठीक है, अगेंस्ट इंटरेस्ट। तो आपको पैसा चाहिए, अगर आपके बिजनेस में दम है, ऐसे बैंक या इन्वेस्टमेंट कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आपके बिजनेस के दम पे ही आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो आपके सामने दो रास्ता आ जाता है स्टेज 4 में जाके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ये स्टार्टिंग पार्ट है। यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, फिर धीरे धीरे स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में आके एक बहुत बड़ा चुनौती का सामना करना पड़ता है हर एक बिजनेस को, चाहे छोटा बिजनेस हो। इवन आप आजकल एक बड़ा फेमस कंपनी बना है सर, MBA चाय वाला, नाम सुने सर? बड़ा ट्रेंडिंग है सर, सुने चीज नहीं किया था? किरे ना सर। सुन भी तो की कोरिस तो सुन भी। इंडिया मोस्ट फेमस चाय वाला सर, चाय बनाता है, ये देखो आप देख सकते हो इसका इमेज। हाँ, इसका नाम है प्रफुल्ल मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। ये कैट्स मतलब MBA का तैयारी करता था, कहीं पर इसको चांस नहीं मिला सर, ठीक है। MBA के लिए तैयारी काफ़ी किया, ग्रेजुएशन वगैरह किया प्राइवेट कॉलेज से। उसके बाद इसने ये ब्रांड चालू किया, ठीक है। अभी इसका फ्रेंचाइजी अपने लेकटाउन में ओपन हुआ है, जानते हैं रोशनी? लेकटाउन में किसी ने फ्रेंचाइजी लिया है, ठीक है। मुझे गोपी ने बता रहा था मुझे वो कि लेकटाउन में किसी ने स्टार्ट किया, MBA चाय वाला का फ्रेंचाइजी लिया। फ्रेंचाइजी का वैल्यूएशन है मोस्ट प्रोबेबली 25 लाख ऐसा समथिंग कुछ, ठीक है। 25 लाख या 20 लाख के आसपास का इसका फ्रेंचाइजी है, ठीक है। इसका তাহলে আর बिजनेस, MBA করার কি দরকার? हाँ मतलब देखो भाई, MBA करके तुमको बिजनेस ही तो बनाना है, MBA करके तुम्हें बिजनेस को ही मैनेज करना है। उसने MBA नहीं कर पाया। मैंने जितना सुना, ज़्यादा नहीं जानता इसके बारे में, बट जितना मैंने जाना कि MBA चाय वाला, ये देखो, ये कल्याण टावर, ये अहमदाबाद में है। मतलब इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सुंदर है, चाय वाला नाम भी दे दिया, इंडिया मोस्ट आइकॉनिक चाय वाला। जैसे कैफे कॉफी डे बना, इसने MBA चाय वाला बना दिया। इसने पहले ना, मैंने जितना सुना कि ये पहले कुछ करने के लिए सोच रहा था, पढ़ाई वगैरह में टाइम दे रहा था, फिर ये थोड़ा सा उदास हो गया था, फिर पूरा भारत में इधर उधर, कभी यूपी कभी बिहार, अलग अलग देश में घूम रहा था, स्टेट्स में। फिर घूमते घूमते इसको लगा कि भाई क्या चीज़ कर सकता है, तो उसको लगा कि वो चाय वाला बन सकता है, तो वो चाय वाला बन गया सर, ठीक है। इसका ये देखो फ्रेंचाइजी भी दे रहा है, क्या बड़ा फ्रेंचाइजी चल रहा है, ठीक है। आप इसके बारे में पढ़ाई कर सकते हो। और अभी इस बार तो MBA चाय वाला ने इतना अच्छा प्रॉफिट किया, मैं आपको क्या बताऊं कि इस बार मोस्ट प्रोबेबली उसका 5 करोड़ के आसपास का उसका सिर्फ प्रॉफिट किया सर, 5 करोड़ के आसपास का। काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, स्टॉक मार्केट में नहीं है, प्राइवेटली चलता है, ठीक है। मिलीनियर बाय सेलिंग टी, चाय बेच के मिलीनियर बना है सर। अपॉर्चुनिटी बहुत है, ठीक है। बस आइडिया पे विश्वास होना चाहिए, खुद पे कुछ भी कर सकता है लोग, बस कोई भी काम को छोटा बड़ा करके दिमाग नहीं खाना है, यही है, यही है। अब इसके बारे में यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस दिख जाएगा आपको, बट काफ़ी फेमस हुआ है सर अपने बिजनेस मॉडल पे, ठीक है। काफ़ी फेमस हुआ है अपने बिजनेस मॉडल। MBA का मतलब मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, MBA का मतलब है, MBA चाय वाला का फुल फॉर्म कुछ और है, कुछ अहमदाबाद से जुड़ा हुआ कुछ नाम है। एक्चुअली उसका वो लड़का किसी और जगह का है, बट ये नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोग बाद में स्टडी कर लेना MBA का क्या फुल फॉर्म है। प्रफुल्ल बिल्लोर ऐसा उसका पूरा नाम है, अहमदाबाद से जुड़ा हुआ कुछ है ये MBA ऐसा कुछ,
आई डोंट नो अभी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं बस कहना क्या चाह रहा था कि देर आर डिफरेंट बिजनेस। अब नायका देख लो, पेटीएम देख लो, MBA चाय वाला देख लो, आप कुछ भी देख लो, जो पसंद है वो देख लो। बट अगर आपको कुछ करना है ना, तो आपको ये स्टेज से तो गुजरना पड़ेगा। सुनने में आसान लग रहा है आज कि भाई चाय वाला बन गया, बट इतना आसान नहीं होगा। अब अगर आप कभी उनसे पर्सनली मिलते हो तो शायद अगर कभी मौका मिलता है, आप ज़रूर सुनोगे उनके मुंह से कि क्या क्या स्टेज से हर एक बिजनेस को गुजरना पड़ता है। ये सब इंस्पिरेशन है सर, मैं तो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन लेता रहता हूँ। ठीक है, कोशिश करता हूँ अपने लेवल से भी कि कुछ करे कुछ। बस यही है, जो भी मैं कोशिश करता हूँ वो भी आपको ही बता रहा हूँ, और फाइनेंस के थ्रू से, टीचिंग के थ्रू से कोशिश करता हूँ आपको समझाने का, बताने का। अच्छा आगे देखो, while डिसाइडिंग हाउ मच टू टेक फ्रॉम ईच सोर्स, कहाँ से कितना पैसा उठाना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड FM, कहाँ से कितना पैसा उठाना है, शेयर कैपिटल से कितना लगाए, मतलब लोगों को कितना स्टेक दे। इसके लिए स्टॉक मार्केट में बेसिक्स में एक बड़ा अच्छा डिस्कशन होता है। रोशनी को याद होगा, रोशनी वो हम लोग एक पढ़े थे ना, तेरे को याद है, ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट। हाँ, तो वहां पर भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से बिजनेस ग्रो होता है। स्टॉक मार्केट बेसिक्स जब हम लोगों ने किया था, ठीक है, तो बिजनेस ग्रोथ के साथ साथ कैसे कैसे आप स्टॉक मतलब शेयर को इन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हो। आपको सपोज आपका टारगेट है 5 करोड़ का, ठीक है, आपको कैपिटल चाहिए 5 करोड़ का। अब इनमें से कोई आपके बिजनेस पे न्यूली इन्वेस्ट करना चाहता है, आपका बिजनेस थोड़ा ग्रोथ किया, फिर कोई आके बोला कि भाई हम आपके बिजनेस में 7 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, पर बदले में आप मुझे 5% स्टेक दे देना। 5% स्टेक मतलब आपका जो बिजनेस रहेगा उस बिजनेस पे 7 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगा, तो आपका बिजनेस का कैपिटल हो जाएगा 12 करोड़ का। लेकिन अब बात को समझो, अगर 7 करोड़ का वैल्यूएशन, अगर 7 करोड़ के बदले 5% शेयर आप किसी को देते हो ना, तो 100% का वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, तो बता सकते हो मुझे। अगर 5% स्टेक का वैल्यूएशन 7 करोड़ है तो 100% का वैल्यूएशन क्या होगा, बोलो ना। 5% इक्वल्स टू अगर 7 करोड़ है, देन व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ 100% का। तथा बॉल, आपका बिजनेस 140। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक दैट, ठीक है, जस्ट लीनियरिटी मेथड में कन्वर्ट करो मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसे बिजनेस वैल्यूएशन कहते हैं कॉमन सेंस में, कि अगर आप किसी को 5% स्टेक दे रहे हो, बदले में वो 7 करोड़ ला रहा है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, अब ये 140 का 5% करके देखो, 7 करोड़ आ जाएगा। तो कहना क्या चाहते हैं, कुछ नहीं, ये आपका बिजनेस का कॉन्सेप्ट है कि जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, शायद आपने 5 करोड़ से स्टार्ट किया, फिर जैसे जैसे आपको इन्वेस्टर मिलता है आपका बिजनेस में और पैसा आता है। ऐसे कोई किसी को कॉमन सेंस में क्या बोलेगा, 5 + 7 करोड़ करके 12 करोड़ है। यस, बिजनेस में कैपिटल 12 करोड़ का ही है और बिजनेस रनिंग भी है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज इसका बिजनेस का वैल्यूएशन 140 करोड़ ऑलमोस्ट। हाँ, थोड़ा बहुत और भी कॉन्सेप्ट है वैल्यूएशन का, जो अभी मैं उस टेक्निकल पार्ट में नहीं जाना चाहता, बस आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि फाइनेंस किस तरह से बिजनेस वैल्यूएशंस को भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो while deciding how much to take from each source, the entrepreneur would keep in mind the cost of capital for each source. As an entrepreneur आपको इंटरेस्ट की सोचना पड़ता है, डिविडेंड की सोचना पड़ता है। मतलब जैसे आपने सोचा ना कि भाई कहीं 7 करोड़ ला रहा है आपके बिजनेस में, बड़ा अच्छा बात है सर। कोई अगर 5 करोड़ के बिजनेस में जो स्टार्ट होके 2 साल हो गया, 2 years लेटर 5 करोड़ थोड़ा और ज़्यादा हो गया, बट कोई 7 करोड़ के बदले 5% स्टेक ले रहा है, तो आपको बदले में उसको बाद में डिविडेंड भी तो देना होगा। अरे तो कल अगर आपका बिजनेस मार्केट से 1 करोड़ कमाते हैं, 1 करोड़ के बदले 5% जितना होता है ना, वो 5% देना पड़ेगा उस भाई साहब को जिन्होंने 7 करोड़ आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो ये 5% क्या हो गया, डिविडेंड हो गया सर, डिविडेंड। डिविडेंड इज ऑल्सो कॉस्ट फॉर यू, ये भी आपके बिजनेस में क्या है, कॉस्टिंग की तरह आ जाएगा कि आपने तो कमाया बट वो उसका कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, बिकॉज उसने आपके जरूरत के टाइम पे, ग्रोथ के टाइम पे इन्वेस्ट किया था। और जो बैंक वगैरह आपको लोन प्रोवाइड करता है, जो फाइनेंस कंपनी आपको लोन प्रोवाइड करता है, उनको क्या देना पड़ेगा, उनको आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपको ज़रूरत के टाइम पे जब बैंक ने आपको 10 करोड़ की लोन दिया था, 10 करोड़ का लोन दिया था और बोला था आपको कि भाई हमें 10% का इंटरेस्ट चाहिए, तो उसको भी तो सबसे पहले देना है। ऐसे लोन का इंटरेस्ट सबसे पहले देना होता है। तो ये जो भी लोन का इंटरेस्ट हो या
शेयर के लिए डिविडेंड हो, ये जो भी आप किसी और को दे रहे हो ना, ये सब आपके लिए क्या है? कॉस्ट, कैपिटल फॉर ईच सोर्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच सोर्स। एक चैप्टर आएगा सर, डिटेल्स चैप्टर आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से, उसमें हम लोग ये इंटरेस्ट डिविडेंड का क्या करते हैं आपको बताऊंगा। एज एन एंटरप्रेन्योर ही वुड लाइक टू कीप द कॉस्ट ऑफ कैपिटल लो। हमेशा कोई भी एंटरप्रेन्योर क्या चाहेगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहे। मतलब कहने का मतलब है, सपोज यू वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख इन एनी बिजनेस, इसके लिए आपको लोन लेना पड़ा 1 लाख का, लोन वाले आपसे मतलब बैंक वाले आपसे 10% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000। अब यही 1 लाख मार्केट में इन्वेस्ट करके आप रिटर्न कमाना चाहते हो, तो इन्वेस्ट करके 1 लाख इन्वेस्ट करके अगर आप 1,15,000 कमा लिए, दिस 15,000 इज योर रिटर्न, दिस 15,000 इज योर रिटर्न। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपने 15% रिटर्न कमाया। अब 1,15,000 और इधर 10,000, तो 15,000 आपका रिटर्न हो जाता है और 10,000 आपका कॉस्टिंग हो जाता है। अब मुझे बताओ आपने कितना प्रॉफिट कमाया? 5,000। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, अगर ये 10,000 की जगह 8,000 होता तो? हाँ रोशनी, अगर ये कॉस्टिंग 10,000 की जगह 8,000 होता तो? बोलो ना सर, तो था यदि कॉस्टिंगটা 10,000 এর জায়গায় 8,000 হতো, प्रॉफिट ना बेड़े যেত, प्रॉफिट बढ़ जाता है ना, कॉमन सेंस। तो यही तो चाहता है हर एक बिजनेसमैन कि मेरा कॉस्ट कम हो, बट सर उसके हाथ में भी हमेशा नहीं होता है, एंटरप्रेन्योर के हाथ में भी हमेशा नहीं होता है, बट उसे कोशिश करना पड़ता है कि भाई अपना कैपिटल का कॉस्ट जो है उसको मैं लो रखूं, बट दैट इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज, बट दे मस्ट ट्राई। ठीक है, इसी मतलब इसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लो करने के चक्कर में फाइनेंस में दिमाग खराब करता रहता है, और यही तो सीएफओ का काम भी होता है ना, कहाँ से सस्ता में लोन मिले। हाँ सर, कहाँ से मुझे सस्ता में लोन मिले ताकि हम रिटर्न भी अच्छा खासा कमा पाए। Thus financial management is concerned with efficient acquisition of financing, मतलब जुगाड़ जहां से करे पैसा का वो एफिशिएंट लेवल में हो, दैट मीन्स लो कॉस्ट हो। एंड एलोकेशन, एलोकेशन मतलब कहां पर उस पैसे को इन्वेस्ट करे, एसेट्स में, वर्किंग कैपिटल में, प्रॉपर वे में। सारा पैसा अगर एसेट में खर्चा कर दोगे, वर्किंग कैपिटल के लिए तो कुछ बचेगा नहीं। हाँ सर, जैसे आप करेंटली आप सपोज न्यू हो, ठीक है, एकदम न्यू हो आप, आपको बैंक 1 लाख से ज्यादा नहीं देगा। अब बात समझ रहे हो? एक कंपनी आया सर, पेटीएम का जो ओनर है ना, सॉरी पेटीएम नहीं, पेटीएम के बारे में बहुत ज्यादा बोल दिया, ये आप लोग फ्लिपकार्ट का ओनर जिसने फ्लिपकार्ट बनाया था, नाम जानते हो? वो सचिन बंसल, सचिन बंसल, विनी बंसल, उसमें सचिन मोस्ट प्रोबेबली। एक ऐप बनाया सर आजकल, बड़ा फेमस कंपनी बन गया, नावी, नाम सुने सर? ऐड देखे होंगे आप लोग? अरे सुना कि नहीं सुना, बोलना। है सर। हाँ दादा। ये फ्लिपकार्ट जिसने बनाया था उसी ने बनाया, ठीक है, एक दोस्त है उसका, उसके साथ मिलके ये नावी ऐप फोन में ऐप दे, मतलब आपको लोन प्रोवाइड करेगा फोन के थ्रू से, नावी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कोई पेपर वर्क नहीं है, सारा का सारा फोन के थ्रू से, बस आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपका डिटेल्स वगैरह में कोई घोटाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, एकदम बेसिक लेवल में। तो हर तरह का लोन का कोशिश ये कर रहा है। अब अप्लाई करने से पता चलता है कि कैसे करेगा ये। अभी होम लोन, पर्सनल लोन, हेल्थ इंश्योरेंस, तीनों चीज पे आ गया, ठीक है। इंस्टेंट लोन यूजिंग नावी, द डिजिटल लेंडिंग ऐप विच प्रोवाइड्स यू लोन्स अप टू 20 लाख। ये पेटीएम भी करता है, बट ये नावी भी कर रहा है आजकल, ठीक है, थ्रू ए कंप्लीटली पेपरलेस प्रोसेस, सारा का सारा काम पेपरलेस होगा, ठीक है। इसका अलग अलग कंडीशन है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी मार्केट में आया है, ठीक है, जैसे वो मैं आपको बोला ना फ्लिपकार्ट का जो ओनर था, वही अभी फ्लिपकार्ट में से वो बोर्ड से हट गया, बट अपना काम मतलब उसका दूसरा बिजनेस चल रहा है, सीरियल एंटरप्रेन्योर है, सीरियल एंटरप्रेन्योर मतलब एक के बाद एक एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी उसके अंदर दिख रहा है, ठीक है। पहले अमेजन में काम करते थे, फिर फ्लिपकार्ट बना दिया, फिर फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ले लिया, अब वो उसको छोड़ के दूसरे बिजनेस में आ गए, वहां से अपना जो शेयर होल्डिंग है वहां से पैसा कमा रहा है शायद, आई डोंट नो डिटेल्स, बट जितना समझ में आ रहा है इतना बता रहा हूँ। तो अब जब कोई बिजनेस आप बना रहे हो, चाहे आप लोन ऐप ही बना लो, ठीक है, तो आप अगर सारा का सारा चीजें एसेट पे खर्चा कर दोगे, तो फिर वर्किंग के लिए भी तो कुछ पैसा चाहिए ना। जैसे अगर मैं आपको नावी का मॉडल के बारे में 2 मिनट बात करूं,
नॉर्मली जो हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम है या लोन सिस्टम है ये आरबीआई अप्रूव्ड है रे बाबा ऐसे ही नहीं आ गया। नॉन बैंकिंग फाइनेंस में है एंड आरबीआई अप्रूव्ड है, अपने मर्जी से थोड़ी आ गया है। नहीं, हमेशा चेक कर लेना कि कोई भी किसी से भी लोन प्रोवाइड हो रहा है, चाहे ऑनलाइन में करो या ऑफलाइन में, आरबीआई अप्रूव्ड है। अब ज़्यादातर लोग उसी पे बिलीव करेगा जो ट्रेडिशनल सिस्टम पे है, बट ट्रेडिशनल जो आरबीआई रिलेटेड लिस्टेड बैंक है उसका क्या है, ब्रिक मॉर्टर फॉर्म में बिल्डिंग होगा। हाँ, बिल्डिंग के लिए या तो वो रेंट लेते हैं या तो वो वहाँ पर 10, 50, 15 लोगों को बिठा के रखा है। हाँ, आप समझ रहे हो मेरा बात। एक बैंक को चलाने के लिए कितना सारा खर्चा होता है। हाँ, एक बिल्डिंग का रेंट, क्या रे सही बोल रहे हैं ना, एक हेडक्वार्टर, अच्छा ठीक है हेडक्वार्टर इसका भी होगा, ठीक है, लेकिन हर एक जगह में ब्रांच बनाना पड़ता है। ब्रांच का एक कम से कम कुछ नहीं तो अगर गांव में है तो कम से कम 25-30 हज़ार, शहर में है तो कम से कम लाखों का उसका रेंट हो जाता है। क्या रे सही बोला कि नहीं। 1 लाख रेंट है, 10 एम्प्लॉई है, सरकारी लेवल में अगर है तो 10 एम्प्लॉय का कितना खर्चा हो जाएगा। अगर 50,000 करके भी है ऑन एन एवरेज बैंक एम्प्लॉय का गवर्नमेंट लेवल में, एवरेज में बता रहा हूँ, तो कम से कम एवरी मंथ 5 लाख का कम से कम उसका एम्प्लॉय सैलरी है। तो 5 लाख 6 लाख ऊपर से बिल्डिंग, ठीक है, और भी अलग अलग एक्सपेंसेस। मतलब एक ब्रांच को मेंटेन करने के लिए उसका मंथली 10 लाख का खर्चा है, एनुअल 1.2 करोड़ के आसपास एक ब्रांच को मेंटेन करने के लिए। आप समझ रहे हो ना बात। तो ये हो गया एसेट में खर्चा, ठीक है। अब बिजनेस भी तो करना है, पैसा भी तो चाहिए, जो लोगों से डिपॉजिट लेते हैं फिर लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, जो भी पैसा है बैंक के पास या फाइनेंस कंपनी के पास। तो नवी भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, वो ब्रिक एंड मॉर्टर में खर्चा नहीं करेगा, जमाना डिजिटल है, उसके पास जो भी कैपिटल है वर्किंग कैपिटल लगा रहा है, और जितना मतलब फिक्स एसेट जो टेक्नोलॉजी में खर्चा कर रहा है। फिक्स एसेट जो है दैट इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी पे मैक्सिमम खर्चा वो कर रहा है। तो कोशिश कर रहा है कि फिक्स एसेट में थोड़ा कम और वर्किंग कैपिटल मेरे पास ज़्यादा हो जाए। हाँ, ऑनलाइन इसका कुछ और प्रॉब्लम भी है, आप सामने से बंदे को देख नहीं पाते, लोन का रिपेमेंट होगा नहीं होगा, थोड़ा चिंता का बात है, ठीक है। लेकिन सर ज़माना सामने इस ऐसा ही आ रहा है, थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ता है, तो रिस्क ले रहा है। आई होप सक्सेसफुल बनेगा। मैं चाहता हूँ कि ये लोग सक्सेसफुल बन जाए, बिकॉज डे टू डे लेवल में लोगों का जो पर्सनल फाइनेंस हो, होम लोन हो, बिजनेस लोन हो, हेल्थ वगैरह जो भी चाहिए इजी हो जाए, लाइफ बड़ा इजी हो जाएगा। हाँ, और ये बैंक में 10 बार दौड़ना, मैनेजर के पीछे पागल की तरह पड़े रहना, तलवे चाट चाट के खराब हो जाता है, फिर भी काम का काम नहीं होता। अच्छा है ना, जितना ये सब कॉम्पिटिटिव लेवल में आ जाएगा ना, मतलब कंपटीशन हो जाएगा, सरकारी बैंक भी अच्छा काम करना चालू करेगा, वो भी सोचेगा भाई हम लोग भी इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करेंगे। क्या सही कि नहीं बोलो। अरे बोलो सर बोलो। अच्छा लग रहा है ये सब डिसीजंस जो भी चल रहा है आजकल हमारे देश में। हाँ, कितना सारा चीज़ आप लोगों को इतना 4-5 मतलब 1 घंटा में बता दिया। हाँ, कभी आपने पेटीएम देख लिया, कभी आपने चाय वाला देख लिया, कभी आपने नावी देख लिया। हाँ, मेरे को तो बड़ा मज़ा आता है जब भी मैं न्यू न्यू चीज़ें सोचता हूँ, देखता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। मतलब इसलिए मज़ा आता है कि होना चाहिए कुछ तो इनोवेशन होना चाहिए, तभी ना लगेगा कि वी आर इन 2021। नहीं तो ऐसा लगता है 70 में जी रहे हैं नहीं है सर, 1970s 80s 90s नहीं है, दिस इज 2021। कुछ तो आगे बढ़कर सोचना चाहिए। यस, अच्छा, दस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस एंड एलोकेशन, जिसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट एसेट पे कितना करोगे, वर्किंग कैपिटल के लिए कितना रखोगे। ऑब्वियसली अगर आप मैनेज प्रॉपर वे में करते हो, कोई क्या करता है ना, बिजनेसमैन एसेट पे बहुत खर्चा कर देता है, बहुत बड़ा दुकान बना लिया, ठीक है, बिग शॉप बना लिया। अरे भाई इतना बिग शॉप जरूरत नहीं था, शॉप में इतना खर्चा कर दोगे तो फिर पैसा कहां से कमाओगे। बिग बाजार का प्रॉब्लम यही हो गया, बिग बाजार क्यों फेलियर हो गया। हाँ सर, इतना बड़ा ब्रांड, हाँ, स्पेशली ईस्ट एंड नॉर्थ इंडिया, बिग बाजार ब्रांड सब कोई जानता है, ईस्टर्न पार्ट्स में, नॉर्दर्न पार्ट में, इवन वेस्टर्न पार्ट्स में भी बिग बाजार बहुत सारा है। इतना बड़ा ब्रांड बना के कैसे फेलियर हो सकता है, क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम हो गया बिग बाजार का। इसका मेन प्रॉब्लम हो गया था कि ये जो मॉडल में बिजनेस करता है ना, इसमें जो ये बड़े बड़े मॉल को रेंट पे लेते हैं, ठीक है, या ये बड़ा बड़ा मॉल को अपना बिजनेस के लिए हब बनाते हैं। अब मॉल में रेंट ज़्यादा होता है, मॉल में रेंट ज़्यादा होता है,
क्योंकि इतना हाई फाई स्पेस होता है, ठीक है, सुविधाएं बहुत सारा होता है, तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसका कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाता है सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें देखने में कितना अच्छा लगता है एज ए कंज्यूमर, इससे भी बड़ा बात है सर कि किशोर बियानी एज एन द बिजनेस मैन या फिर एज एन ओनर, चाहे कोई भी हो, किशोर बियानी जो बिग बाजार के ओनर है उनके बारे में बात कर रहा हूँ, क्या चीज़ में चूक हो गया इनको? सर आप कैसे बोल सकते हो कि इनको चूक हो गया? सर इसका ऑपोजिट साइड में और एक बिजनेसमैन है, सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस करता है। आपको स्टार्टिंग में इसके बारे में बात कर रहा था सर, डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट, साउथ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में इनका काफ़ी सारा बिजनेस है। ये रहा, दिखाई दे रहा है सर? दिख रहा है ना आप लोगों को? ईस्टर्न इंडिया में कम है, ईस्टर्न इंडिया में इनका बिजनेस कम चलता है, बट साउथ में, नॉर्थ में, ये वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में इनका काफ़ी बिजनेस चलता है। बहुत ही हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है इसका, मतलब ग्रोसरी बिजनेस सेम टू सेम हाइपर मार्केट वैसा ही बिजनेस मॉडल है। बट इसका ज़्यादातर जो दुकानें हैं ना सर, जो भी शॉप है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज अभी तक क्या रहा, जो बिग बाजार से थोड़ा अलग कर दिया, कि ये बड़े बड़े मॉल के अंदर नहीं बनाया, क्योंकि मॉल थोड़ा नॉर्मल सोसाइटी से दूर होता है ना सर? किसी भी जगह में आप देखोगे ना, मॉल जहाँ होता है वो लोकेलिटी से थोड़ा बाहर होता है। हाँ, थोड़ा मार्केट एरिया हो सकता है, या फिर थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स टाइप में भी नहीं बोलूँगा, बट ऐसा नहीं कि लोग जहाँ पर ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर आसपास में है। तो डीमार्ट क्या किया, डीमार्ट ना मॉल के अंदर दुकान नहीं बनाया, वो खुद का स्टोर बनाया। आप समझ रहे हो बात? जहाँ पर लोग बहुत जल्दी में उनको एक्सेस कर पाए। इससे दो तीन चीज़ हो जाता है, इसका कॉस्टिंग कम पड़ जाता है, जो बिग बाजार वो कॉस्टिंग मैनेज नहीं कर पाता, और इसका डे बाय डे लोगों का ज़रूरत का चीज़ दिखावा कम और काम ज़्यादा। तो डी मार्ट इसी मॉडल पे सक्सेसफुल बन गया सर, जो मॉडल बिग बाजार ने नहीं कर पाया अभी तक। तो बात यही है सर, आप समझ पा रहे हो? अब डी मार्ट का शेयर के बारे में मैं तो शेयर मार्केट क्लास में कितना बार बात किया, खत्म हो सकता है। आई होप रोशनी को पता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं ये सब डी मार्ट का बात इसलिए बार बार कर देता हूँ कि इसका बिजनेस मॉडल, राधा कृष्णन दमानी, राकेश झुनझुनवाला के भी गुरु, वैसे इन्वेस्टमेंट गुरु, कोई आम आदमी नहीं है सर, ठीक है, बड़ा ही गजब सोच है इनका, ठीक है। राधा कृष्णन दमानी, राकेश झुनझुनवाला के भी गुरु माना जाता है इनको, और काफ़ी दिमाग वाले माने जाते हैं। अब अगर इनका बिजनेस मॉडल देखोगे, लास्ट 2017 से 700, 600, 300 का स्टॉक था, आईपीओ था, मुझे अभी भी याद है 300 का आईपीओ, एक दिन में डबल हुआ था आईपीओ, और उसके बाद धीरे धीरे जर्नी आप देख सकते हो 5000 छू गया था सर 3-4 साल में। वहीं पर अगर मैं फ्यूचर रिटेल को देखूं, फ्यूचर रिटेल अगर लास्ट, इसका भी ज़्यादा पुराना स्टॉक नहीं है, 2016 आसपास में आया था, 157 में स्टार्ट हुआ था, फिर 2017-18 में जाके 500 550 छुआ था। उसके बाद धीरे धीरे देखो इसका बिजनेस मॉडल में फेलियरिटी आ गया। कुछ तो गड़बड़ किया ना फाइनेंस मॉडल पे, नहीं तो फेलियर क्यों होगा? सेम बिजनेस करते हैं दोनों, तो फिर गड़बड़ क्या हो गया? कहीं पर तो कुछ तो गड़बड़ है सर। मुझे तो लगता है कि बिग बाजार ने एसेट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दिया था, वर्किंग कैपिटल में कम, और इसका उल्टा डीमार्ट ने किया। मतलब आई थिंक कुछ टाइमिंग्स में गलती कर दिया। जैसे आजकल मैं सुन रहा हूँ डीमार्ट भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, बट टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम पे आप कितना खर्चा कर रहे हो। तभी तो बिग बाजार का 25,000 करोड़ का लोन हो गया मार्केट में, और तभी उसको बेचना पड़ा, तभी रिलायंस के पास जाके सेल किया। वो अलग बात की, अलग कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया, डिफरेंट इशू, बट एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल डिसीजन विद एन ऑब्जेक्टिव टू मेक प्रॉफिट फॉर ओनर्स। मतलब आप ऐसे अपने फंड को मतलब इन्वेस्ट करो, किस एसेट में कितना करोगे, वर्किंग कैपिटल में कितना करोगे। इट्स रियली अ टिपिकल इंजीनियरिंग सर, फाइनेंशियल मॉडलिंग भी बोल सकते हो आप। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि दुकान बना लिए, दुकान खोल लिए, चल जाएगा। नहीं, छोटा से छोटा बिजनेस का छोटा जैसा, बड़ा बिजनेस का बड़ा जैसा, सभी बिजनेस में रिस्क है। बिजनेस में रिस्क नहीं है ऐसा कभी नहीं बोल सकते आप कि दुकान खोलने से ही दुकान चलता है। दुकान खोलना एक चीज भी होता है और दुकान को चलाना भी एक चीज होता है, वो एक कला है सर। ऑब्वियसली सबके अंदर बिजनेस का कला नहीं है, इसीलिए तो बिजनेस सीखना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि दुकान खोल लिया और दुकान चल गया, नहीं। इवन आपके घर के बगल में जो अलग अलग अंकल्स का दुकान है ना, कभी हम लोग ऐसे बोलते हैं ये काकू, वो जेठू, ऐसे जो भी हो,
अगर वो 10 साल 20 साल 15 साल 30 साल से दुकान चला रहे हैं, उसका मतलब वो दुकान चलाना जानता है। शायद बीच में कितना सारा और भी न्यू दुकानदार ओपन हुआ है वहां पर आपके घर के बगल में, बट सबको ही नहीं टिक पाया। क्यों? कुछ तो गड़बड़ किया उन्होंने एसेट और वर्किंग कैपिटल के चक्कर में। ठीक है, कई बार हम लोग ना दिखावा बहुत ज्यादा कर देते हैं बिजनेस में, जितना जरूरी नहीं उससे ज्यादा दिखावा। लोगों को सोचते हैं कि बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अट्रैक्शन जरूरी है, बट उससे भी ज्यादा जरूरी है जिसके लिए आप आए हो वो काम करना। ये मेरा रियलाइजेशन है, और जो रियलाइजेशन मैं कब आपको शेयर कर रहा हूँ ना, मैं खुद के एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, और जो मैं आसपास देख रहा हूँ ना बड़े बड़े बिजनेस के केस में, जितना केस स्टडीज अभी तक मैं रिसर्च खुद से किया या फिर आप लोगों को बताया, वहीं से अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जरूरत के हिसाब से राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लेके इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग करना बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ना तो बिजनेस, इसीलिए बिजनेस फेलियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस फेलियर मतलब सिर्फ एक बिजनेस का फेलियरिटी नहीं है। बिजनेस फेलियर मतलब सर हजारों हजार मतलब हजार लाख लोगों का पेट का भी, रोजी रोटी का भी बात है। अगर बिग बाजार का केस क्या होगा डोंट नो सर, 30,000 एम्प्लॉय का करियर बर्बाद हो सकता है। जेट एयरवेज का ऐसा हालत के कारण, जो लोग जेट एयरवेज में काम करते हैं सर, अब ये जेट एयरवेज का क्या होगा, इनके एम्प्लॉय को प्रॉपरली सैलरी नहीं मिल रहा है, बैठे बैठे कितना दिन तक सैलरी देगा कंपनी। तो एक कंपनी फेलियर होना सीरियसली इज नॉट अ गुड थिंग, चाहे वो सरकारी कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो। और कंपनी को प्रॉफिटेबल रख पाना कोई मजाक नहीं है। कुछ भी करो बट कंपनी बिजनेस बनाए, कंपनी प्रॉफिट जनरेट करे न्यू बिजनेस के साथ, इनोवेशन के साथ। क्योंकि कंपनी रन होगा, कंपनी ग्रो करेगा तो एम्प्लॉय भी चल पाएगा, उसका फैमिली भी चल पाएगा। और अगर गवर्नमेंट कंपनी की बात करें, गवर्नमेंट कंपनी का क्या है ना, कोई बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब इसीलिए अच्छा है लेकिन बात है कि गवर्नमेंट जॉब भी जो क्रिएट होता है ना, वो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से क्रिएट होता है। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन फेलियर हो जाएगा तो कितना दिन तक गवर्नमेंट सब्सिडी से चला देगा? मतलब गवर्नमेंट हर चीज पॉकेट से देके करेगा क्या? ऑर्गेनाइजेशन के खुद के पैसे से ऑर्गेनाइजेशन चल जाना चाहिए। क्या बोलते हो आप लोग? अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, मैं स्कूल हॉस्पिटल्स को छोड़ देता हूँ, ये सब एनपीओ है, सोशल सर्विस के अंदर आता है। स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स, ठीक है, ये सोशल सर्विस है, ठीक है, बिकॉज सरकारी लेवल का बात कर रहा हूँ। आजकल तो प्राइवेट हॉस्पिटल तो बिजनेस करता है, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। प्राइवेट स्कूल भी बिजनेस करता है, वो अपने पैसे से खुद चल पाता है। बट ये गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इनको अपना पैसा नहीं मिलता, इनको जुगाड़ करना पड़ता है। स्टूडेंट के फीस से इतना भी कुछ नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं हो पाता, इतना भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो पाता। तो पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट को ही देना पड़ता है, और गवर्नमेंट ये पैसा हमसे आपसे टैक्स लेके जो मिलता है उनसे ये सब बनाते हैं। नो पॉइंट इज दैट कि अगर स्कूल कुछ बिजनेस बिल्ड कर पाए अपने स्टूडेंट के थ्रू से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट को फीस ही भरना पड़ेगा, कुछ भी करें, मतलब ठीक है स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल को छोड़ देते हैं, बट कम से कम एक बैंक, वो तो बिजनेस करे। बैंक तो बिजनेस करने के लिए आया है, हाँ, या फिर गवर्नमेंट कंपनीज जो भी बिजनेस करने के लिए आया है। স্যার সব গভর্নমেন্টই তো কিছু না কিছু রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট থাকে যেখান থেকে জেনারেট হয় এই ইয়েগুলো টোটাল যে আয়টা। हाँ, तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो बेसिकली टैक्स से देता है ना, मतलब मैं गवर्नमेंट जो भी चलता है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल का पैसा कहाँ से आता है? वो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बात तू कर रहा है, उनको कहाँ से पैसा मिलता है? टैक्स का ही पैसा है ना, और कहाँ से मिलेगा? না স্যার, যেমন ট্রান্সপোর্ট আছে, যেমন স্টেটের যদি বলেন ফরেস্ট আছে, এরকম অনেক ডিপার্টমেন্ট থাকে, যেমন আপনার हाँ, হস্তশিল্প, এগুলো সব यस, ডিপার্টমেন্টগুলো সব জেনারেটই তো করে, মানে আর্নিংই তো জেনারেट করে এরা, ना रेवेन्यू अर्निंग, डिपार्टमेंट। अर्निंग जनरेट करे, बट गवर्नमेंट के पास फंड आएगा तब ना स्कूल कॉलेज में खर्चा करेगा। दैट इज माई पॉइंट। गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू मतलब मेरा कहने का मतलब है जो जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स, इसमें खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है? वो पैसा तो टैक्स से ही आता है, चाहे वो फॉरेस्ट टैक्स हो, जैसे तुम फॉरेस्ट के बारे में बोला, ऐसे मुझे पता है फॉरेस्ट के बारे में, बिकॉज जैसे पापा फॉरेस्ट में ही मर्चेंट है। तो पापा जैसे फॉरेस्ट का जो पेड़ वगैरह होता है, ठीक है, जो वुड होता है सर, टिम्बर बोलो वुड बोलो, ये जो पोल वुड जो भी है, ये जलाने के लिए यूज होता है, मतलब फायर वुड्स में जाते हैं, नॉर्मल पोल का काम होता है, रोड्स में इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है। तो पापा क्या करते हैं, पापा जैसे और भी लोग हैं जो फॉरेस्ट मर्चेंट है, ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट से परचेस करता है, परचेस करने के टाइम पे टैक्स भी भरता है, उसी टैक्स से गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है, या फिर गवर्नमेंट खुद भी सेल करता है,
ठीक है, एक तो टैक्स का पैसा है, दूसरा गवर्नमेंट खुद सेल करता है, बिकॉज फॉरेस्ट गवर्नमेंट का खुद का है, ठीक है, तो उसके पूरा पैसा गवर्नमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं और फिर उसी से उस ऑर्गेनाइजेशंस भी चलते हैं, कुछ पैसा गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी जाता है। तो जैसे तथा यही बात कर रहा था, ये अंडरस्टैंड था। तो नाउ पॉइंट इज दैट चाहे गवर्नमेंट का जितना भी रेवेन्यू सोर्सेज है, ये रेवेन्यू सोर्स तो नेचुरल रेवेन्यू सोर्स के बारे में तो बता रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट कंपनीज चलता है, गवर्नमेंट का जो बिजनेस है, अब नेचुरल सोर्स कितना खाओगे यहाँ से, ন্যাচারাল সোর্স को। না স্যার, শুধু ন্যাচারাল তো থাকে না, আবার কিছু কিছু যেমন আপনি বলছেন বিজনেস, যেমন আপনার ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট যেমন আছে, এই বিভিন্ন हाँ জায়গায় ক্রিয়েট করতে হয়, তবেই চলবে, তবেই রেভিনিউ আসবে। एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट सर, मतलब वट एवर वी हैव, जो भी नेचुरल चीजें हैं या जो भी चीजें बनाया गया है, उसको रेवेन्यू जनरेशन करना पड़ेगा, उसमें बिजनेस होना चाहिए, वो फेलियर नहीं होना चाहिए। उसमें सब्सिडी देके उसको कितना दिन चलाएंगे, मतलब वी नीड बिजनेस माइंड, सिर्फ एक अदानी अंबानी से काम नहीं बनेगा, हमें और भी बिजनेस माइंड चाहिए, जो प्रॉपर वे में प्रॉपर फाइनेंस, प्रॉपर कॉस्टिंग, प्रॉपर अकाउंट सब कुछ समझने के बाद उसको एक प्रॉफिटेबल सिस्टम में मतलब कन्वर्ट करेगा, तभी ना जाके स्टेट का भी, कंट्री का भी एक ओवरऑल डेवलपमेंट बनेगा। मतलब कहीं ना कहीं आप सोच लो एक बार, मतलब सिंपल है ना सर, अगर गवर्नमेंट क्या है ना, ये जो करप्शन होता है, आई डोंट नो आप लोग जानते हो सर, आई होप, जितना करप्शन है ना, ये बेसिकली इसीलिए होता है, गवर्नमेंट अगर रेवेन्यू जनरेट प्रॉपरली नहीं कर पाते, तो जितना पदाधिकारी लोग हैं, मतलब जो भी पावरफुल हैं, जिनको भी पद मिल जाते हैं गवर्नमेंट का, आई डोंट नो, मुझे तो लगता है गवर्नमेंट जो पावरफुल है, जैसे मिनिस्टर्स को सब पता होता है कि ऑफिसर्स कहाँ से पैसा लूटेगा, बिजनेसमैन से लूटो, उससे ब्राइब ले लो, उससे ब्राइब ले लो, ये ब्राइब का कल्चर ही तो बेकार है। आप ये ब्राइब का कल्चर तभी लाते हो बिकॉज यू नीड मोर मनी, बिकॉज आपके पास फंड नहीं है, आप दूसरे जगह में पैसा नहीं डाल पा रहे हो, एक कोई भी प्रोजेक्ट में पैसा डालना है, आपके पास पैसा नहीं है, तो कहाँ से लाओगे, आप बिजनेसमैन से लूटो। अब बिजनेसमैन का भी क्या हो गया ना, वो घूस देके हर तरह का काम करवाना चाहता है, इलीगल प्रोजेक्ट में भी काम करवाना चाहता है, मतलब एक इलीगल वे में पैसा जनरेट करने के लिए हजारों इलीगल उपाय और सामने आ जाता है, और पूरा का पूरा एक देश, एक स्टेट करप्शन के अंदर बांध जाते हैं। अब ये करप्शन कुछ नहीं, इसको 2 मिनट में या फिर थोड़ा बहुत कोशिश करने से ना इसको हटाया जा सकता है, सिंपल है सर, कि बिजनेस बना लो, जेन्युइन वे में, बोनाफाइड वे में काम करते हैं ना, अगर बोनाफाइड वे में काम करेगा, करप्शन ऑटोमेटिकली धीरे धीरे खराब बाहर चला जाएगा। और बोलना आसान है, आई नो, बट सर जो भी देश जेन्युइनली चलता है ना, ऐसे ही चलता है। आई नो हमारे देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट पॉपुलेशन ज़्यादा है, भगवान का दिया हुआ नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत सारा है, हर कंट्री को भगवान नहीं देता, कोशिश करने से हम भी एक क्रिस्टल क्लियर कंट्री, क्रिस्टल क्लियर स्टेट बना सकते हैं। बस वही चमचागिरी का हैबिट छोड़ के जेन्युइन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप में ध्यान देना चाहिए, जेन्युइन स्किल डेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए, कर सकते हैं, बट हम लोग स्किल डेवलपमेंट को छोड़ के बाकी हर चीज़ पे ध्यान देते हैं, मतलब जो अभी तक मैं देख रहा हूँ। ठीक है सर, चलो ये सब तो बातें होते रहेंगे, बट फाइनेंस हमारे लिए वेट नहीं करेगा। तो बात करते करते पहुंच गए सर कि ये जो फाइनेंस है, इन अदर वर्ड्स फोकस ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज आल्सो इज टू एड्रेस देयर 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस एरियाज, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक फाइनेंसिंग और एक डिविडेंड। मतलब जब बात आता है फाइनेंस का, दैट मीन्स कुछ क्वेश्चन सवाल आपके सामने कर रहा हूँ सर, 3 की क्वेश्चंस। फाइनेंस पढ़ने के लिए हमेशा किसी को 3 सवाल का जवाब देना पड़ता है। वेयर टू गेट द मनी फ्रॉम, अगर आप एक बिजनेस बनाना चाहते हो, अगर आप कंपनी का फाइनेंस देखते हो, आपका खुद का बिजनेस नहीं है, बट आप किसी और का बिजनेस संभालने के लिए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पे वहां पर आपको पोस्ट मिला है, तो आपके सामने सवाल है सर, कंपनी को पैसा चाहिए, वेयर टू गेट द मनी फ्रॉम। सेकेंड सवाल, वेयर टू इन्वेस्ट द मनी, कहां पर पैसा इन्वेस्ट करें। थर्ड सवाल, हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग शेयर होल्डर्स टू कीप देम सेटिस्फाइड, शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, मतलब प्रॉफिट होने के बाद कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा कि कंपनी भी चलेगा, शेयर होल्डर भी खुश रहेगा, बैलेंस बना के चलना है। लोन का पैसा तो है ही फाइनेंस के अंदर, इन्वेस्टमेंट से तो रिटर्न कमाएंगे ही, और रिटर्न कमाने के बाद डिविडेंड डिसीजंस क्या होगा। ये पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते निकल जाएगा सर।
कि फाइनेंसिंग डिसीजन कैसे करें, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे करें एंड डिविडेंड डिसीजन कैसे करें। ये सवाल का जवाब आपको मिल जाए तो आप समझ जाना कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख गए। ठीक है, पहले तो सीखना है, फिर उसको यूज करते करते, अप्लाई करते करते उसमें मास्टरी हासिल होता है। जैसे मैं आपको नावी ऐप के बारे में बात कर रहा था कि ये पर्सनल या होम लोन देता है। आप अपने पर्सनल लेवल में ही सोचो, सपोज किसी को घर बनाना है, ठीक है, अगर नावी सस्ते में लोन प्रोवाइड कर रहा है, अगर आपको नावी का टर्म्स एंड कंडीशन सही लग रहा है कंपेयर टू एसबीआई या कंपेयर टू एचडीएफसी, अगर आपको ठीक लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं नावी से ले सकते हैं तो आप जा सकते हो, सस्ता मिलेगा तो। ठीक है, और भी अगर आरबीआई अप्रूव्ड है कि नहीं। आपको पर्सनल लोन चाहिए, डेस्टिनेशन वेडिंग करना है, ठीक है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, बहुत सारे रीजन में पर्सनल लोन लेते हैं लोग। ठीक है, पर्सनल कोई भी परचेस एसेट खरीदना है, तो आप देखो आपके लिए कहाँ से सस्ता पड़ेगा और आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब कई बार सस्ता के कारण अगर आप मतलब अगर इसका टर्म्स एंड कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, आप मुश्किल में पड़ सकते हो, तो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस का भी ख्याल रखना चाहिए। तो फाइनेंसिंग डिसीजंस, फिर आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, डिविडेंड का सिस्टम, ये सभी चीज़ों का सवाल ढूंढना, जवाब ढूंढना है आपको। ठीक है, सवाल तो फाइनेंस आपके सामने रख ही दिया, ठीक है, अभी आपको जवाब ढूंढना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कुछ फेमस ऑथर ने कुछ बात कहा है, थोड़ा देखते हैं ना सर, 2 मिनट। FM is that managerial activity which is concerned with planning and controlling of the firm's financial resources. क्या बोलता है सर? FM is that managerial activity which is concerned with planning and controlling of the firm's financial resources. In other words, it is concerned with acquiring, financing and managing assets. आपको एक्वायर करना होगा एसेट्स, फाइनेंस करना होगा उसके लिए, मैनेज करना होगा एसेट्स को टू अकम्प्लिश द ओवरऑल गोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, बिजनेस एंटरप्राइज का ओवरऑल गोल को फुलफिल करने के लिए। और ये एंटरप्राइज का गोल क्या है? जो भी बिजनेस का स्टेक होल्डर्स है, जो भी बिजनेस के शेयर होल्डर्स है, ठीक है, उनका वेल्थ बनाना, उनको प्रॉफिट देना, उसका वेल्थ क्रिएट करके देना, संपत्ति बढ़ाना उनका डे बाय डे, है ना? यही तो ऑब्जेक्टिव होगा। एक स्टेट जब अपने स्टेट के अंदर बिजनेस बनाएगा तो स्टेट का वेल्थ बढ़ेगा, स्टेट का वेल्थ बढ़ेगा तो स्टेट का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, लोगों को जॉब मिलेगा। स्टेट के हिसाब से बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से सोचो, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बिजनेस जनरेट कर पाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना अच्छे से कर पाएगा उसके ऊपर बेस करके कंट्री का डेवलपमेंट होगा, हर एक स्टेट का डेवलपमेंट होगा, सब कुछ। अगर कंपनी कर दिया तो कंपनी के हिसाब से, आप पर्सनली सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में करोगे तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक फैमिली के लिए। In today's world, where positive cash flow is more important than book profit, financial management can also be defined as planning for the future of a business enterprise to ensure positive cash flow. एक चैप्टर आएगा सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। चैप्टर नहीं, एक्चुअली रियल लाइफ है। जैसे मैं आपको अदानी में पीएल दिखाया, बैलेंस शीट दिखाया, वैसा ही अगर आप एनुअल रिपोर्ट फॉलो करोगे तो आपको एनुअल रिपोर्ट के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी दिख जाएगा, दिखाई दे रहा है। जो लोग स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स करते हैं या फिर फाइनल लेवल में सीए में फाइनल लेवल में पढ़ते हैं तो उनको ये बैलेंस शीट या एनुअल रिपोर्ट रेडी करना होता है। ठीक है, तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर या फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होता है? ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट एंड साथ में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, बहुत जरूरी है। देखते हैं सर अदानी का क्या पॉजिटिव कैश फ्लो है कि नहीं। तो था ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बाद में बात करेंगे जब सारा कैश फ्लो सीखेंगे। आई होप रोशनी को थोड़ा याद है कैश फ्लो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, रोशनी देख तो पॉजिटिव कैश फ्लो है क्या अदानी का? किरे की बुझছিস पॉजिटिव तो है। ठीक है। 2020 में 7,000 करोड़ का कैश फ्लो था, इस बार 4,200 करोड़ का हुआ, थोड़ा कम हो गया है बट कैश फ्लो पॉजिटिव है। तो बिजनेस हमेशा पॉजिटिव कैश फ्लो के बारे में सोचते हैं। अगर कैश फ्लो नेगेटिव हो जाता है ना तो बिजनेस को डिसीजंस फिर से लेना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो यही बात कर रहे हैं सर। इन टूडेज वर्ल्ड वेयर पॉजिटिव कैश फ्लो इज मोर इंपॉर्टेंट देन बुक प्रॉफिट, financial management can also be defined as planning for the future of a business enterprise to ensure a positive cash flow. Some experts also refer financial management as the science of money management. ये एक मनी मैनेजमेंट का साइंस है सर, विज्ञान है एक, जहां पर हमें पैसा को ऐसे मैनेज करना है ताकि बिजनेस बराबर चले। It can be defined as
financial management comprise of forecasting, planning, organizing, directing, coordinating, controlling of all activities relating to acquisitions and application of the financial resources of an undertaking in keeping with its financial objective. Another definition given by Spiriferus, इन्होंने बोला financial management is concerned with the managerial decision that result in the acquisition and financing short term and long term credit of the for the firm. इतना देर से ही सब तो बात कर रहे हैं. As such, it deals with situation that requires selection of specific assets or combinations of assets. ठीक है, the selection of specific problem, size and growth, मतलब क्या बिजनेस बनाओगे, कितना बड़ा करोगे. ठीक है, जैसे बिग बाजार का बात मैं कर रहा था ना आप लोगों से. ठीक है, बिजनेस के लिए हमेशा कुछ ना कुछ सवाल सामने आ जाता है, कितना बड़ा करना है, साइज क्या होना चाहिए, ग्रोथ कैसे करेंगे. जैसे रिसेंट प्रॉब्लम आईटीसी का. आईटीसी बहुत ही बड़ा कंपनी है, लेकिन आईटीसी रिसेंटली थोड़ा मुश्किल में पड़ गया. इसका अभी तक जो बिजनेस चला था सिगरेट से चला था. आई होप आप लोग जानते हो इंडियन टोबैको कंपनी के नाम से जाना जाता था, बट आजकल सिर्फ आईटीसी लिमिटेड के नाम से ही जाना जाता है. सिगरेट ही इसका मेन बिजनेस हुआ करता था, बट आजकल सिगरेट बिजनेस में ना फ्यूचर नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट इसका नेगेटिव मार्केटिंग करता है ना. कहीं पर भी जाओ सिगरेट का मार्केटिंग नेगेटिव है. तो आईटीसी एक ऐसा बिजनेस से पैसा कमाते हैं जिसका मार्केटिंग नेगेटिव है, तो इसीलिए आईटीसी क्या कोशिश कर रहा है. आईटीसी देख रहे हैं ठीक है सिगरेट से जितना होता है ठीक है, बाकी मैं दूसरे चीजों में फोकस करूंगा. इसलिए आजकल आईटीसी आईटी सेक्टर, मसाला सेक्टर, ठीक है, पैकेजिंग सेक्टर, होटल बिजनेस, बहुत सारा जगह में अपना बिजनेस को स्प्रेड कर रहा है ताकि वो अपने पैसा को दूसरा वे में चला पाए. तो अभी भी सिगरेट जैसा तो इनकम नहीं कर पाया, बट कोशिश जारी है उसका फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग बहुत जबरदस्त कोशिश कर रहा है कि कैसे आईटीसी को एक प्रॉपर फिर से एक बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करने वाला बिजनेस में ट्रांसफर कर सके. The analysis of this decision is based on the expected inflow and outflow of funds and their effect on managerial objectives. There are two basic aspects of FM. एक होता है procurement of funds and दूसरा होता है utilization of fund. ये दोनों सवाल फिर से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दो एस्पेक्ट्स, कहाँ से जुगाड़ करें एंड कहाँ पर यूटिलाइज करें. अब ये प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन पे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बात करूंगा. ठीक है, ऐसे मैं बहुत सारा बात ऑलरेडी कर लिया कि फंड जुगाड़ करने का 4-5 एरिया तो आपको पता है, बट फिर से कुछ बता देते हैं. जैसे आपका खुद का फंड, डिवेंचर या बॉन्ड से पैसा जुगाड़ कर सकते हो. एंजल फाइनेंसिंग, एंजल इन्वेस्टर्स, इसका कहानी क्या है, ऐसे मैं थोड़ा सा बता रहा था आपको. वो स्टार्टिंग में सॉफ्ट बैंक जैसे बात कर रहे थे, ऐसे सॉफ्ट बैंक इज नॉट एंजल फाइनेंस. एंजल फाइनेंस मतलब आपके बिजनेस में आंख बंद करके इन्वेस्ट करने वाला. ठीक है, आजकल एंजल इन्वेस्टिंग कंपनीज भी बहुत पॉपुलर हो गया है. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल के साथ बताऊंगा. कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं. एंड वेंचर कैपिटलिस्ट जैसे कि सॉफ्ट बैंक. ठीक है, सॉफ्ट बैंक जैसे बिजनेस, और भी बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं. इंडिया में भी बहुत सारे कंपनीज है जो 99 एकड़ या फिर ऐसे बनाया ना सर क्लासिफाइड्स में, जैसे Naukri.com बनाया. ठीक है, उसका एक बड़ा फेमस नाम है कंपनी का, इंडिया में बहुत अच्छा बिजनेस किया. जोमेटो में भी इन्वेस्ट किया था. क्या नाम है, नाम भूल गया सर, अभी याद नहीं आ रहा है. रोशनी को याद आ रहा है क्या? 99 एकड़, जोमेटो, क्लासिफाइड्स में Naukri.com उन्हीं का है. क्या नाम है कंपनी का वो? अरे एकदम भूल जा रहा हूँ. Naukri.com तो नहीं होगा, इन्फोएज, यस वही मैं सोच रहा था. स्टार्ट तो किया था सर ये सब क्लासिफाइड बिजनेस बनाने का, लेकिन वो धीरे धीरे ना ऐसे ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चालू किया. आप देखो इसका शेयर का ग्रोथ देखो, इसके ऊपर भी मैंने मोस्ट प्रोबेबली 3-4 महीने पहले केस स्टडीज भी किया था. 3-4 महीने, अभी 3 मंथ्स हार्डली होगा. तो रोशनी को याद होगा. रोशनी देख, इसका 3 मंथ्स हार्डली, उस टाइम पे 6000 समथिंग चल रहा था, फिर नीचे गिरा था कुछ दिनों के लिए, फिर से देख इसका ग्रोथ आ रहा है. ठीक है, ये भी काफी अच्छा है सर. इस तरह का इंटरनेट बेस्ड बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं. एंजल इसको वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं सर. तो बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए डिवेंचर या बॉन्ड चाहिए होता है, ओन फंड चाहिए, एंजल फाइनेंस चाहिए, कमर्शियल बैंक, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, वेंचर कैपिटल चाहिए. ये सब चर्चा के साथ मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करूंगा. ठीक है, किस तरह से बिजनेस को अलग अलग सोर्स से फंडिंग मिलता है. ठीक है, और उस फंडिंग को वो कैसे यूटिलाइज करता है. ठीक है, चर्चा जारी रहेगा सर. बहुत सारा कंपनी का, फार्म का वैल्यूएशन कैसे करते हैं सर, फाइनेंस डिसीजंस में वैल्यूएशन ऑफ फार्म कैसे होता है. ठीक है, बताऊंगा सर आप लोगों को. फिर स्कोप ऑफ एफएम भी बताने के साथ फिर एक सबसे हॉट टॉपिक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. बहुत ही हॉट एरिया है इसका.
ये डिबेट चलेगा सर। प्रॉफिट मैक्सिमेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमेशन, कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको वो समझाऊंगा भी और आपसे जवाब भी लूँगा, आप लोग का राय भी लूँगा। लेकिन आज के लिए तो सर इतना ही है। नोट्स शेयर करूँगा, घर पे ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। ओके, तथा रोशनी बोलो सर। ठीक है चलो। है सर। कोई क्वेश्चन है तो कर, अदरवाइज आज इतना ही है सर। ठीक है, ओके फिर सर, गुड नाइट फिर आज, टाटा।